ठीक है, चेंजेस किया है। सो दिस इज योर लास्ट यूनिट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट 5.1। सो देखो, अगर बुक से कर रहे हो तो बुक में 2 क्वेश्चन एट ए टाइम तो प्रिपेयर नहीं होगा, बिकॉज बहुत लेंथी कर दिया। देखो फटाफट मार्क करना अगर बुक से पढ़ना है तो, एंड अगर चाहिए कि नोट से और टाइम नहीं हो रहा है तो प्रिंट निकाल लेना, कोई एक बच्चा प्रिंट निकाल लो, जेरोक्स कर लेना, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है सो उसको लिख लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लर्निंग टीचिंग का तो ऐसा भी आपको असाइनमेंट लिखना है, वहाँ पे आप लिख सकते हो, इतने सारे नोट्स दे दिया मैंने। और यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है। देखो अच्छे से सुनो क्योंकि 5.2 में भी यूज़ हो जाएगा। अगर ट्रिक समझ गए यूज़ कर लोगे, अगर ट्रिक नहीं समझे तो वैसे बाकी बच्चों के जैसे होते रहोगे कि मैम ये तो सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। तो पहले ट्रिक समझो, मीनिंग ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है पता है, ओनली स्कूल नहीं है, स्टडी इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली स्कूल, ठीक है। लर्निंग इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू स्कूल, इट इज़ आउट ऑफ स्कूल ऑल्सो। मतलब आउट ऑफ स्कूल एनी लोकेशन पे लर्निंग हो सकता है, जहाँ पे आप लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो वहाँ पे लर्निंग पॉसिबल है। दैट नीड्स सम सेटिंग्स, जस्ट लाइक योर फोन नीड्स सम सेटिंग्स टू क्लियर अप द मेमोरीज और क्लियर अप द सच मेमोरीज और डाटाज एट्सेट्रा। वैसे ही कुछ चीज़ें सेटिंग्स में चाहिए होते हैं, जैसे हमें थोड़ा सा ऐसा साउंड प्रूफ वाले रूम चाहिए, कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो ऐसा रूम चाहिए, और ऐसा खुला जगह चाहिए जहाँ पे कोई ज़्यादा साउंड ना होता हो। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। तो ऐसे एनवायरनमेंट को, आउटडोर एनवायरनमेंट को अगर क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ टीचिंग। बिकॉज पहले के टाइम पे टीचिंग कहाँ पे होता था वो बताओ, कहाँ पे होता था? पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे। एंड कहाँ पे होता था बताओ? एंशियंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, और कहाँ पे पढ़ाई होता था एंशियंट के अकॉर्डिंग? गुरुकुल, गुरुकुल ओके, आश्रम में, मतलब वही ओपन एरियाज के आसपास, ओके। अनदर और कोई पॉइंट? टेम्पल में पढ़ते थे, टेम्पल के जो थेस्ट रूफ होते थे, निकले हुए छत होते थे, उसमें पढ़ते थे हम, ऑब्वियस। यस यस। तो ये सारा एनवायरनमेंट जो है ना, ये प्रॉपर स्कूल एनवायरनमेंट नहीं है, इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये रूम विथ रोज ऑफ डेस्क एंड चॉक बोर्ड फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा होना चाहिए रूम जहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्लासरूम है, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिव क्लासरूम, बीनीथ द ट्री, बीनीथ द रूफ और एनी थेस्ट रूफ, पाठशाला, दीज आर द नॉर्मल आउटसाइड स्कूल्स, आउटसाइड ऑफ स्कूल्स, आउटडोर लोकेशन है स्कूल्स के। सो ये एरिया को हम बोलते हैं क्या, कि लर्निंग जोन्स, लर्निंग एरियाज। ये लर्निंग एरियाज को हम वहाँ पे कुछ सेटिंग्स देंगे, डेस्क देंगे, बेंच देंगे, चॉक बोर्ड देंगे, या बैठने के लिए आसन देंगे, हो गया आपका लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट विथ प्रॉपर साउंड क्वालिटी। वहाँ पे आपका वॉइस प्रॉपर जाना चाहिए, लोगों को सुनने को मिले, बच्चे को सुनने को मिले, हो गया, बच्चे को बस पढ़ना है। सो बोला गया है ना, इवन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है, बच्चे कहाँ से ज़्यादा लर्न करते, बोल सकते हो? पढ़ाई कहाँ से ज़्यादा होता है? देखो मैंने एनवायरनमेंट बोल दिया है, शांति निकेतन का एनवायरनमेंट याद करो, रिमेंबर करो, तो अभी सोचो बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं? एक्चुअली मैम नेचर से पढ़ते, वेरी गुड। तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं नेचर से, सो दैट ये वर्ड यूज़ हो रहा है लर्निंग एनवायरनमेंट वाला। सो हमें उतना नहीं चाहिए। और देखो ये एक पैराग्राफ दे दिया इंट्रो, इंट्रो के बाद देखो ये थर्ड पॉइंट है, क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है। अगर बोलोगे कि लर्निंग एनवायरनमेंट में डायग्राम क्या होगा, दिस इज योर डायग्राम। जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें कुछ पोर्शंस आते हैं, एक बड़ा सर्कल है ब्लैक वाला, उसके अंदर व्हाइट सर्कल बनाओ। व्हाइट सर्कल होता है कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लर्नर सेंटर्ड, एक होता है नॉलेज सेंटर्ड, एक होता है असेसमेंट सेंटर्ड, ठीक है। This is your diagram of learning environment which learning environment needs in society. So learning environment is a bigger one, bigger the circle, तो bigger qualities आएंगे. So community center inside it and having 3 small circles, जो circle से overlapped है। तो सबसे बड़ा है इनमें से नॉलेज सेंटर, उसके बड़ा मतलब उसके बाद आता है आपका लर्नर सेंटर, असेसमेंट सेंटर। नॉलेज सेंटर्ड मतलब हम पहले से ही डिटेल में जानते हैं कि नॉलेज क्या देना है, उसके बाद लर्नर्स कितने आएंगे, उसके बाद उसका इवाल्युएशन होगा, तो उस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू खाइन, ये खाइन लिखा गया KHINE एंड च्यू, ठीक है, ये भी स्पेलिंग वही होगा, च्यू। तो च्यू 2001, क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू ए स्पेस। क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब एक स्पेस और कोई एक जगह where the learners and teachers interact with each other, जहाँ पे learners and teachers interact करेंगे एक दूसरे से, and use a variety of tools and information resources in their pursuit of learning activities. learning activities को
करने के लिए जो जो सामान चाहिए, चीज़ें चाहिए, उसको यूज़ होगा। इसके बाद आप ऊपर जाओगे, दैट इज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ऊपर जाओगे कि यहाँ पे जो मार्किंग है, देखो एम से, द एम इज टू क्रिएट ए टोटल एनवायरमेंट फॉर लर्निंग। ये इसका एम क्या हो गया कि टोटल लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करना है दैट ऑप्टिमाइजेस द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लर्न। मतलब स्टूडेंट्स का जो लर्निंग के लिए जितना कैपेसिटी बिल्ड करना है यहाँ से ही करना है। देयर इज ऑफ कोर्स नो सिंगल ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरमेंट। कोई एक सिंगल ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरमेंट मत क्रिएट करो। बहुत सारे वेराइटीज, डाइवर्स ग्रुप हैं, डाइवर्स वेराइटीज, डाइवर्स नेचर, डाइवर्स क्वालिटीज, डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेज, सबका यूज होगा। जितने पॉसिबिलिटीज है ना, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज को यूज करके हमें करना है। सो देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल लर्निंग एनवायरमेंट्स व्हिच इज व्हाट मेक्स टीचिंग सो इंटरेस्टिंग। सो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। सपोज वी लर्न अंडर एनी रूफ, एनी टेस्ट रूफ। जैसे कभी कभी ना एंजॉय करना पढ़ाई को, ठीक है, कभी कभी जू में जाके पढ़ाई करो, कभी कभी पार्क में जाके पढ़ाई करो या स्टडी करो। ऐसा नहीं है, हम स्टडी ट्रिप जाते हैं ना, तो वो भी इंटरेस्टिंग इसलिए बनाया गया, दैट इज कॉल्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें ना कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना है एंड उस प्रोग्राम के अंदर पढ़ाई करना है, जस्ट लाइक ग्रैंड सेमिनार्स, जस्ट लाइक वेबिनर्स। अभी वेबिनर्स हो रहा है, जस्ट लाइक ऑनलाइन मोड पे हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपका लर्निंग एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि एक टाइप का पढ़ाई इंटरेस्टिंग कभी नहीं हो सकता। तो मॉडिफाई किया जाता है विथ वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी कभी ड्रेसिंग अप चेंज किया जाता है, कभी कभी वे ऑफ टॉकिंग, और कभी कभी पैटर्न चेंज किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग एनवायरनमेंट चेंज होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स चल रहे, क्यों मैं बोल रही हूँ वो देखना। इसके बाद ये पॉइंट्स आएगा, ये डायग्राम, देन लर्निंग एंगेजमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, लर्निंग एंगेजमेंट क्या है? थिंक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। थिंक कर लो, सोचो अभी मेरे साथ, आपका बुक भी बोल रहा है क्या है, थिंक करो। आपके पास एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, मतलब आपने पढ़ाई किया है। अच्छा, कोई आपका लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता सकते हैं जहाँ पे आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई किया था? कोई भी एक टीचर का नाम ही बोल दो, कोई एक ऐसा टीचर जिन्होंने बहुत कुछ आपको लर्निंग करवाया, आपके लाइफ को चेंज कर दिया, लाइफ का डायरेक्शन को चेंज कर दिया, आपको मॉडिफाई कर दिया, या आपके सोचने का जो कैपेबिलिटीज़ है उसको एनहांस कर दिया। कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा टीचर जहाँ से भी सीखा हो, कोई भी स्कूल कॉलेज हो सकता है, ट्यूशन्स हो सकते हैं, है किसी का? एनीवन? एनीवन एक्सपीरियंस बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस ही आपको इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना बताती हूँ। ठीक है, जब हमने मास्टर डिग्री में ज्वाइन किया ना, तब एक मैडम आई, ठीक है, हमारी जस्ट लाइक हमसे 4-5 साल की बड़ी होंगी, हम जैसी, अभी जितना हम एज के उतनी थी, एंड वो प्रिपेयर कर रही थी PhD के लिए। ठीक है, सो अपना वो बेस्ट हमें प्रेजेंटेशन देती थी, जितना बेस्ट प्रेजेंटेशन देते थे हम लोग उतना ज़्यादा सीखते थे। ठीक है, हम लोग उतना ही ज़्यादा लर्निंग में एंगेज्ड होते गए, उतना इंटरेस्ट बढ़ा, बिकॉज उसका मतलब उनका जो बोलने का स्टाइल था, उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, वो बहुत ही बेस्ट था एज़ कम्पेयर टू द अदर टीचर्स। अदर टीचर्स में भी हो सकते हैं एक्सपीरियंसड है, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते थे, बट ये मैडम जो थी बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस को चेंज करती थी और बताती थी प्रॉपर वे से। तो हम लोग नहीं समझते थे तो गेम के थ्रू बताती थी, या फिर थोड़ा सा मजाक मस्ती के थ्रू बताती थी, जिससे रिमेंबर हो जाता था कोई चीज़। ठीक है, तो वो मैडम अभी देखो 3 मंथ्स हमें बस पढ़ाई है, बट मेरी आइडल मैडम है, बिकॉज उनका जैसा प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही पोलाइट, प्लस जो वॉइस क्वालिटी है, मॉड्यूलेशन है, बहुत ही प्रॉपर था। यही होता है लर्निंग एंगेजमेंट, कोई ऐसा चीज़, ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपको चेंज करे, आपको लर्निंग में एंगेज करने के लिए बाउंड कर दे। ठीक है, वो मैडम अभी पोस्ट डॉक करी है, PhD कंप्लीट हो गया आइजर से, इसके बाद लाइजा आइजर है, तो उससे कंप्लीट होने के बाद अभी कैलिफोर्निया में PhD, अभी सॉरी पोस्ट डॉक अभी स्टार्ट की, अभी रिसेंटली उन्होंने PhD कंप्लीट किया है एंड उसके बाद पोस्ट डॉक करी है। तो ये होता है कि वो खुद को भी कितना मॉडिफाई की है और उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर भी है। सो इवन अगर हम लोग उनके साथ और ज़्यादा मिलते तो मे बी और कुछ चेंजेस आता। ठीक है, सो ऐसा कुछ थिंक करना। ठीक है, सो थिंक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। तो योर ना लिखे यहाँ पे आवर लाइफ लिखेंगे, एंड दिस वुड बी समथिंग यू लर्न दैट हैज स्टक विथ यू फॉर योर होल लाइफ। समझ आ गया? जो आपके साथ पूरे लाइफ के लिए चिपका है, ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी आप भूल नहीं सकते। ठीक है,
So learning engagement makes every learning experience as compelling and engaging as possible through the 5 strategy. कुछ 5 strategies अगर अडोप्ट करते तो लर्निंग एंगेजमेंट हमेशा चलते रहेगा, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को लेके लर्निंग में मतलब क्लासरूम में एंगेज करवा दो। क्लासरूम एंगेजमेंट लर्निंग एंगेजमेंट इज टोटली डिफरेंट। क्लासरूम एंगेजमेंट में आप किसी बच्चे को बैठा सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर वे से बैठो, पढ़ाई करो, सुनो, ऐसा बोल सकते हो। पर लर्निंग एंगेजमेंट में थ्रू आउट आप अभी बच्चों के साथ नहीं हो, फिर भी बच्चे आपके बारे में सोच के ही स्टडी करें, थ्रू आउट आपके एक्सपीरियंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लर्निंग एंगेजमेंट है। सो 5 स्ट्रैटेजीज देखो, जैसे पर्सनलाइजेशन एंड सपोर्ट। देखो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उनके लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना है, तो पर्सनलाइजेशन एंड सपोर्ट नीड है। एक पर्सन का अगर कोई एबिलिटी नहीं डेवलप हुआ ना, तो वो वीक रह जाता है। तो पर्सन का मेन एबिलिटी है कि वो एजुकेटेड है, तो डिसीजन मेकिंग उसको आना चाहिए, उसका डिसीजन कोई अदर पर्सन नहीं लेगा, एंड उसको सपोर्ट भी चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिविटीज़। कभी कभी एक्टिविटीज़ आप लोअर लेवल में नहीं करते हो, हायर ऑर्डर में करते हो, तो आपका थिंकिंग लेवल उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस चेंज होगा, क्रिएटिविटी लेवल चेंज होगा, ये सब है। रिसोर्स, थर्ड पॉइंट में आपका आता है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब मटेरियल। सो आपका जो मटेरियल है ना, दैट आर मल्टी मॉडल, मतलब जो मल्टीपल वेज से यूज़ हो सके। मतलब कुछ तो स्टूडेंट खुद बनाते हैं, खुद और कलेक्ट भी करते हैं और शेयरिंग भी करते हैं, तो मल्टी मॉडल पर्पज़ के लिए रिसोर्सेस होना चाहिए। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करेंगे। देखो अगर ना पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, आगे जाना है, जॉब करना है, तो कभी ना ईगो मत रखना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कभी शेयरिंग से घबराना मत, ठीक है, कि मैं शेयर कर दूंगा तो वो चीटिंग कर लेगा या 1-2 मार्क अभी वो ज़्यादा रख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैटर नहीं करता। अगर आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल आपका पता है, सो ऑब्वियस है आपका कॉपी कोई भी ले जाए, कॉपी कर ले, रेप्लिका बना ले, फिर भी उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल उसी के अकॉर्डिंग उस एग्ज़ाम हॉल में चलेगा, और आपका प्रेजेंटेशन आपके अकॉर्डिंग चलेगा, एंड आप बेस्ट ही परफॉर्म करेंगे। सो ऑलवेज ट्राई करना कोलैबोरेशन में स्टडी करने को, एनी टाइम एनी प्लेस, कल्चरली, ग्लोबली, जितना भी डाइवर्स ग्रुप है, एक साथ मिल के काम करो, ठीक है। एंड फीडबैक, फीडबैक इज मस्ट, टाइमली, स्पेसिफिक एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। मतलब मैं कुछ इंप्रूवमेंट आज कर रही हूँ, सपोज मैं लास्ट सैटरडे की क्लास जो कर रही थी, सैटरडे बोल रही हूँ, फ्राइडे की जो क्लास किया था, फ्राइडे में भी आपने मेरा वॉइस सुना होगा कि वॉइस बहुत ही डल चल रहा था। आज के क्लास में मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हूँ, सो मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, मोर स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ, एंड इवन इसका अगर फीडबैक कोई बच्चा देता है, सो जस्ट लाइक ये मेरे लिए एनर्जी ही होगा, ठीक है। सो फीडबैक इज़ मस्ट, स्पेसिफिक वर्क के लिए, और मतलब इम्प्रूवमेंट अगर परफॉर्मेंस में चाहिए तो फीडबैक हमें चाहिए। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? हो गया। इसी पॉइंट्स को लेके हमें क्या करना है कि आपको इंट्रो मैंने बता दिया, बुक में मैंने मार्किंग पूरा दे दिया, बिकॉज ये बुक में देखो कितना बड़ा किया गया है। सो 5.1 हो गया। 5.2 में देखो क्या है, क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग एंड क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू द इंक्रीज लर्निंग। तो क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग ये बुक से पढ़ना है, बट क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग, तो ये बता दूं, पहले का जो 5.1 का जो आपने आंसर पूरा अभी प्रिपेयर किया ना, उसको कॉपी कर देना, यहाँ पे आपका पूरा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो अभी मैं आपको जो नोट्स दी हूँ उसी के बेसिस पे हम आगे चलेंगे, ठीक है। छोटा ये है क्या, हमें इंट्रोडक्शन वहाँ का पता चल गया, उस बेस से हमें 5-5 पॉइंट्स पता चल गए, एक एक पेज वहाँ से हमने पढ़ लिया है। उसके बाद कंपैरिजन पार्ट से हम पढ़ लेंगे ताकि लॉन्ग आए शॉर्ट आए, दोनों में हम यूज़ कर सकें, ठीक है। लर्निंग टीचिंग का डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन, लर्निंग का आप इंट्रोडक्शन देंगे, ये तो पता है, लर्निंग इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पता है मतलब लर्निंग एंड डेवलपमेंट दोनों का कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, स्टार्ट्स विद द ओम पीरियड, एंड्स विद द टूम पीरियड, खत्म। एंड जब तक हमारा डेथ नहीं होता ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा। whether it is a formal classroom setting, whether it is in a formal classroom setting or in the school of life, learning is influenced by 2 essential factor। मतलब ये अगर क्लासरूम हो वहाँ पे भी, कोई भी क्लासरूम सेटिंग हो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम के बाहर कोई भी सेटिंग में स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग ना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है 2 वर्ड से। देखो ये 5.2 में यूज़ होगा, उसी के अकॉर्डिंग भी मेंशन किया गया है, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट। सो लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट अगर क्लासरूम में बच्चों को लर्निंग वाइज अटैच करना है, इंगेज करना है, तो कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, जस्ट लाइक टाइम एलोकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा चाहिए।
ठीक है, अभी फर्स्ट हम लोग लर्निंग एनवायरनमेंट में चलते हैं। ये लर्निंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कंटेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। मतलब ऐसा बोला जा रहा है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब सोसाइटी में साइकोलॉजिकली कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ पढ़ते हो, ठीक है। इट सेट्स द स्टेज फॉर द एंटायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग हाउ एंड व्हाट वी लर्न। सो ये आपके अंदर एंटायर एजुकेशन सिस्टम में एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है आपको, एंड प्लस आपके लिए आपके रोल को शेपिंग करता है। कैसे करता है? लर्निंग के साथ। एंड लर्निंग कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो मेंशन किया जाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्निंग एनवायरनमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। अगर मैं बोलूँ ना, प्रोडक्टिव क्लासरूम चाहिए, प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए, कल्चरली मॉडिफाइड लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए, पॉइंट्स देखो सेम ही आएगा। पहला पॉइंट ये आता है फिजिकल स्पेस, ठीक है। फिजिकल स्पेस मतलब कहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन से स्पेस में, कौन से जगह पे पढ़ाएंगे। सो द फिजिकल स्पेस वेयर द लर्निंग ऑकर्स कैन हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो, अगर स्पेस प्रॉपर नहीं है सो वो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, लर्निंग एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इट इंक्लूड जस्ट लाइक कुछ फैक्टर्स का नाम बोल रही हूँ, जस्ट लाइक क्लासरूम लेआउट, क्लासरूम का साइज कितना है, डायमेंशन लिख सकते हो, विड्थ लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड लेआउट स्ट्रक्चर। लाइटिंग कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, एंड रिसोर्सेज कौन से यूज़ हो रहे हैं, जस्ट लाइक कौन सा बुक्स, कंप्यूटर्स, अदर मटेरियल्स। फॉर इंस्टांस ये वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल लीड क्लासरूम मतलब प्रॉपर लाइट फैसिलिटी, वेंटिलेशन कैपेसिटी, सब कुछ अगर रहेगा विद लर्निंग मटेरियल, ये होने से कैन क्रिएट ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसके थ्रू लर्निंग प्रॉपर हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा और मेहनत नहीं चाहिए, ये सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। ये फिजिकल स्पेस का पहला पार्ट। साइकोलॉजिकल क्लाइमेट मतलब आपका दिमागी हालत बोला गया, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट बोला गया, आपके दिमाग के अंदर भी बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते हैं ना, टॉर्नेडो हो जाता है आपके दिमाग में भी जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। सो दैट क्लाइमेट यहाँ पे वर्ड मेंशन हुआ। ये क्लाइमेट का मतलब हो गया जैसे मेंटल एटमोसफियर, आप मेंटली हैरिस्ड हो रहे हो, इमोशनली हैरिस्ड हो, इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप स्टडी नहीं कर सकते। But if you are motivated, much motivated, then after again you are back to your own position and start your learning process again रैपिडली, तो रैपिडली आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए? इमोशनली स्ट्रांग एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट, वेलकमिंग एनवायरनमेंट। वेलकमिंग एनवायरनमेंट वैसा होता है जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो आपको समय दे, कोई आपके एज को लेके बात ना बोले, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट ना करे कि तुम बड़े हो हम छोटे हैं, ये वो कुछ ना हो, कोई आपके कलर को लेके डिस्क्रिमिनेट ना करे, कोई आपके जेंडर के इश्यूज़ को लेके, या फिर तुमको कुछ बीमार है मतलब कैंसर है, HIV है, इस सब को लेके बात ना करे। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो लर्निंग को इन्हांस करता है। तो स्टूडेंट ऐसे एनवायरनमेंट में एंगेज ज़्यादा होते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं एंड वैल्यूड फील करते हैं। मतलब ईच पर्सन का ना कुछ वैल्यू है, पता है। जो पर्सन मतलब बर्थ होता है, अर्थ में आया, कितने मुश्किल से आया होगा, तो उनको वैल्यू देना चाहिए। उनको जो लाइफ मिला है ना, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सोल ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, सोल ऑलवेज आपके प्योर फॉर्म में रहता है। इंसान गलत काम करता है, एक्शंस एक्टिविटीज़ गलत होते हैं, सो दैट डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अदरवाइज सोल इज़ प्योर, ऑलवेज प्योर। सो ऑलवेज हमें वैल्यू मिलते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन विद पीयर्स, ठीक है। हमें लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए ना, तो लर्निंग एनवायरनमेंट कहाँ पे होगा? जहाँ पे इंटरेक्शन हम कर सकें अपने दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, अदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ, जो कि लर्निंग को मतलब फैसिलिटेट करे, मतलब आगे लेके जाए, मोस्ट प्रोबेबली हिंडर ना करे, रुकावट ना बने, ठीक है। कोलैबोरेटिव डिस्कशन, एक साथ मिलकर डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट कंपटीशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप एक्टिविटीज़, ऐसा चीज़ें क्या करते हैं ना, स्टिमुलेट करते हैं लर्निंग एंगेजमेंट को। नेगेटिव सोशल डायनेमिक्स अगर होगा जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, अब्यूजमेंट है, रेप होता है, चोरी होता है, तो ये सब एनवायरनमेंट ऑपोजिट इफेक्ट डालेगा आपके सोशल इंटरेक्शन को। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड टूल्स। लर्निंग एनवायरनमेंट्स मस्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड टूल्स। देखो, लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, टूल सब कुछ प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक, डिजिटल टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी इक्विपमेंट और एनी अदर मैटेरियल रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर बीइंग टॉट।
मतलब TLM सारे कुछ प्रोवाइड करेंगे जो भी आप पढ़ाना चाहो उसके बेसिस पे। क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग, देखो मैनेज करना है ना, मैनेज करने के लिए रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए। सो इंक्लूडिंग क्लियर रूल्स, एक्सपेक्टेशन, जिससे स्टेबल हो सके सब कुछ। स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे हो, जिससे लर्निंग को सपोर्ट मिले। सो व्हेन स्टूडेंट्स नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, हम जानते हैं इस एनवायरनमेंट में रहने से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो लर्निंग प्रोसेस में हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। देन सपोर्टिव टीचर्स, ऑब्वियस है टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स प्ले एज अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर, कोचर, सपोर्टर, अप्रोचेबल पर्सन होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, जो कि अनइंटरेस्टेड बच्चे को इंटरेस्टिंग जोन में ले आएगा और हिंडरिंग को वो हटा के और एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेगा। क्या हम क्लियर है? मतलब क्लियरली अगर मेंशन था तो लर्निंग एंगेजमेंट था एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट बच्चों का क्लासरूम में, फिजिकली ऑन द प्रेजेंट नहीं, मेंटली इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद को लर्निंग एक्सपीरियंस को लेने के लिए। अगर बच्चे को एंगेज होना है तो क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर फर्दर और भी एक्सप्लोर करना है तो ये दोनों मैटर करता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर कोई चीज़ का नॉलेज डीपर वे से अंडरस्टैंड करना है तो क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंगेजमेंट ऑफन इन्वॉल्व, एंगेजमेंट मतलब अटैच होना, उसमें खुद को नियोजित करना। सो कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर देना है सो नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। Engaged learners take what they have learned and use it to address challenges. अब देखो लर्नर्स को मैंने कुछ ट्रिक दिया, आइडियाज़ दिए, उसी आइडियाज़ को वो यूज़ करके जो भी रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आएगा, सिचुएशन आएगा, उसको वो हैंडल करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ मोटिवेशन। तो एंगेज्ड स्टूडेंट्स आर ऑफन सेल्फ मोटिवेटेड, यहाँ पे जो भी एंगेज्ड हैं स्टूडेंट्स वो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करेंगे। दे हैव ये पर्सनल ड्राइव टू एक्सेल, देखो उसके पास सेल्फ मोटिवेशन है तो खुद से वो आगे बढ़ सकता है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है सीखने के लिए। इंटरनल मोटिवेशन होगा, बहुत ही की कंपोनेंट है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ होगा इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर कोई एक लर्नर कमिटेड है अपने वर्क में तो ऑब्वियस है कंटिन्यूस उसमें इंप्रूवमेंट आएंगे, अगर वो स्किप कर देता है उसका इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा। सो मिस्टेक से सीखो, उसको अगेन सेटबैक करो, प्रॉपर वे से आगे बढ़ो एंड जो भी मिस्टेक था उसको रिमूव करने को ट्राई करो। रेदर देन आप फेल्यूर होकर रह जाओगे तो उसे छोड़ के आप सक्सीड होने को ट्राई करो। तो यही पॉइंट है लर्नर एंगेजमेंट का। क्या हम क्लियर है? इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। सो हम पॉइंट्स जितना भी अभी कर चुके हैं, देखो यहाँ पे 18 तक पॉइंट गिवन है, कंक्लूजन है। अब बोलोगे मैम इतना ज़्यादा है, अरे एग्ज़ाम के लिए लॉन्ग आया तो क्या करोगे, इसलिए मेंशन है। तो पहले जो भी किया क्विकली आपको एक बेस देती हूँ। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या था, जहाँ पे आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। बट लर्निंग एंगेजमेंट क्या है, जहाँ पे बच्चों का साइकोलॉजिकल इन इमोशनली वो इन्वेस्टेड है, मतलब अंदर है। लर्निंग एनवायरनमेंट स्टैटिक है, जो थ्रू आउट द ईयर सेम वे से चलेगा, ठीक है, वो सडनली चेंज नहीं होता है। बट लर्निंग एंगेजमेंट डायनामिक है, बच्चे डायनामिक वे से चेंज होते हैं, रैपिडली चेंज होते हैं वन क्लास टू अनदर। लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट लर्निंग एंगेजमेंट इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। रोल ऑफ टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट में, जैसे स्पेस कितना होगा, क्लासरूम कैसे बनेंगे, बस सपोर्ट कैसा देना है, इसके बेसिस पे होता है। बट लर्निंग एंगेजमेंट में टीचर का रोल होता है, बस वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी इंटरेक्शन के थ्रू, मटेरियल्स के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट पे था इफेक्ट ऑफ लर्निंग। इफेक्ट ऑन लर्निंग में ऑब्वियस है लर्निंग एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर हो तो वो लर्निंग प्रोवाइड करेगा, बट एवरी स्टेज पे करेगा, बट स्टूडेंट्स एंगेज होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। लर्निंग एंगेजमेंट बोलता है कि ये सक्सेसफुल लर्निंग है बिकॉज स्टूडेंट खुद से ही इन्वॉल्व होते हैं अपने बेसिस पे, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने आइडियल्स के अकॉर्डिंग। नंबर 6 में है मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो लर्निंग एनवायरनमेंट को हम ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, बट लर्निंग एंगेजमेंट में हमें असेसमेंट बहुत प्रॉपर वे से चाहिए, कितने क्वालिटी में हम लोग वर्क प्रोड्यूस करें, क्लास में बच्चों का पार्टिसिपेशन क्या है, इंटरेस्ट किया जाने के लिए। डेवलपमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, मतलब डिज़ाइन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, एडवांस चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट लर्निंग, वन सेकेंड, हाँ, तो लर्निंग एनवायरनमेंट आपका ऑफन क्या होता है कि ये डिपेंड करता है प्लानिंग के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, बट एडेप्टेबिलिटी जो भी चीज़ें हैं सिग्निफिकेंट एफर्ट रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। लर्निंग एंगेजमेंट क्या है, ये एडेप्टेबल है। एडेप्टेबल मतलब
लर्निंग खुद से ही हो जाएगा अगर बच्चे वहाँ पे खुद को इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, उनके साथ, उनके टाइम के साथ। एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल क्या है? लर्निंग एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट लाइक मोटिवेशन, इंटरेस्ट, माइंडसेट। ड्यूरेशन कंसिस्टेंसी बोल दिया था पहले ही कि लर्निंग एनवायरनमेंट थ्रू आउट द ईयर एक फिक्स प्रोग्राम के लिए सेम रहता है, कॉन्सिस्टेंटली रहता है, बट लाइक लर्निंग एंगेजमेंट टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज होते रहता है, क्लास टू क्लास सेशन चेंज होते रहता है। मेजरेबिलिटी क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट मेजर्ड हो सकता है ऑब्जेक्टिवली, बस लर्निंग एंगेजमेंट सब्जेक्टिवली होता है, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू होता है। इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ये फाउंडेशन है लर्निंग का, बट इससे ना सक्सेसफुल लर्निंग मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बिकॉज बच्चे अगर इंटरेस्टेड ना हुए तो नहीं मिलेगा। मेरा एनवायरनमेंट जितना भी अच्छा हो, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑब्वियस है वहाँ से लर्निंग नहीं मिलेगा। बट लर्निंग एंगेजमेंट से डेफिनेटली बच्चे अगर स्ट्रांगली वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको इंफॉर्मेशन इफेक्टिव वे से सब कुछ मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगा। रोल ऑफ पीयर्स, लर्निंग एनवायरनमेंट में पीयर्स कंट्रीब्यूट टू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। जो पीयर्स हैं वो सोशल इम्पैक्ट डालेंगे, बिकॉज डिफरेंट ग्रुप से आए हैं तो सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स को बताएंगे, कैसे एंगेज करना है बताएंगे, वो सब। बट लर्निंग एंगेजमेंट बताता है एक साथ काम करना, ग्रुप वर्क, पीयर वर्क, इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन एक्टिविटीज, इसके थ्रू डेवलपमेंट होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएटिंग ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसका कि वो लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत प्रॉपर हो। जैसे कौन करेगा? एजुकेटर, इंस्टीट्यूशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स करेंगे जो कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। लर्निंग एंगेजमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका पर्सनल एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्फ मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। फैक्टर्स जो फॉर इम्प्रूवमेंट कौन से हैं? जैसे कि हो गए लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रक्चरल चेंज, रिसोर्स एलोकेशन, पॉलिसी एडजस्टमेंट। बट एंगेजमेंट के लिए क्या चाहिए? टीचिंग मेथड, फीडबैक मैकेनिज्म एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। सब्जेक्ट मैटर वेरिएबिलिटी क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्सिस्टेंट ही रहता है, बट लर्निंग एंगेजमेंट ये वेरी करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, सेम लर्निंग एनवायरनमेंट में। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी को बहुत अच्छे से देखता है, प्रोवाइड करता है प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन को, बट लर्निंग एंगेजमेंट ये विजिबल होता है पर्सन्स का खुद के प्रोफेशनल ग्रोथ में एंड पर्सनल डेवलपमेंट में इंडिविजुअल्स का। फैक्टर्स एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं, 2 बार। लास्ट पॉइंट, एनहांसिंग एंड फोस्टरिंग मैनेज एंगेजमेंट। सो लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या करना है? लर्निंग एनवायरनमेंट को हमें डिज़ाइन करना है सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए एंगेजमेंट को, बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली क्रिएट एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट नहीं करवा सकता, बट एनवायरनमेंट को अच्छा करने से मे बी बच्चों में इंटरेस्ट आए थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करता है। बट लर्निंग एंगेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू बच्चे को हम गाइड करते हैं कि वो इंटरेस्टेड होकर एंगेज्ड हो। इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स, चॉइस असाइनमेंट देते हैं, ऑफरिंग चॉइस असाइनमेंट, चॉइस इन असाइनमेंट एंड मोटिवेटिंग एटमोसफियर। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, उसके साथ ये कंक्लूजन पार्ट आपको थोड़ा सा दिया गया है। तो ये याद रखो कंक्लूजन में कि एजुकेशन के लिए कंक्लूजन एक देना जिसके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है, इंसान का ज़रूरत पॉइंट है, एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट दो डिफरेंट थिंग्स हैं बट इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इंसानों को फाउंडेशन पॉइंट जिसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है कि एक जगह पर बच्चा इंटरेस्टेड होकर पढ़ाई करे, बट वेल ऑर्गेनाइज सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कभी कभी ओवरऑल एक्सपीरियंस को तो डेवलप करता है, बट बच्चों को सक्सेस मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, ठीक है। बट लर्निंग एंगेजमेंट बोलता है अदर हैंड में कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन ही लर्निंग एंगेजमेंट है, कमिटमेंट है स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस के लिए, ये डायनामिक है इंटरनल स्टेट में एंड इन्फ्लुएंस्ड होता है लर्निंग इन्वायरमेंट के थ्रू। अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा उसके थ्रू बच्चे भी मे बी इंटरेस्टेड होकर वहाँ पे जाए, बच्चों का मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी एंड पर्सनल कमिटमेंट बढ़े। सो इतना लिखना और 2 पैराग्राफ छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये दोनों को मिला के 5.2 का आंसर भी आप कर देंगे, ठीक है। 5.1, 5.2 ये दोनों का आंसर आपका बन गया। इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? तो इसी के अंदर भी लिखा गया वो जो क्यूरियोसिटी, माइंडसेट, ये सभी है। फिर भी बुक का मार्किंग भी दे दिया है, थोड़ा सा रीड करके ऐड कर देना, ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना इनफ है इसके लिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हम कल कंटिन्यू करेंगे। 3 वीडियोस को देखेंगे,
या फिर पढ़ने के टाइम पे डबल पढ़ेंगे, तो नहीं चाहिए हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास, दिस इज़ योर लास्ट पार्ट फॉर दिस पेपर। आज हम कंप्लीट करके जाएंगे बिकॉज ऑल आर शॉर्ट क्वेश्चंस, हमें लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करना है, सारे शॉर्ट है। एग्ज़ाम में यहाँ से आपके 3 शॉर्ट्स आएंगे, इसी पोर्शन से आज के क्लास से 3 शॉर्ट्स आएंगे। एंड यूनिट 5 का पूरा मतलब पूरा कल जो पढ़े थे वो अपलोड नहीं हुआ है, तो कल का आज का पूरा वीडियो रात 1-2 बजे तक या मॉर्निंग तक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे आज बीच से गायब होने वाले हो तो उनको रिक्वेस्ट है अभी से गायब हो जाना, ठीक है। अदरवाइज लास्ट एंड तक रहना, ट्राई है जल्दी से जल्दी आज खत्म, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो 5.1 5.2, देखो 5.1 में क्या था, लर्निंग एंगेजमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑलरेडी आपका आंसर ऐसे मॉडिफाई करके दिया गया था जो 5.2 के फर्स्ट पार्ट में यूज़ हो सके। प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफोन, जिसका भी ऑन है, आपका ही ऑन है तो मैं ऑफ करती हूँ, ठीक है। सो जिनका ये पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उनको बता दूँ, लर्निंग एंगेजमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट ये दोनों का आंसर जैसे दिया गया है वो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट के लिए दिया गया है। तो 5.2 में जो आंसर बनेगा उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, एट ए टाइम में आप प्रिपेयर होके कर सकते हो, ठीक है। हमें जो अभी प्रिपेयर करना है वो है क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू इंक्रीज लर्निंग। इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, देखो वही एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है। सो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो ऐसा एनवायरनमेंट ही क्रिएट करना है। तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, देखो यहाँ पे मार्किंग देखना, जो मार्किंग दिया गया है रेड पेन में, तो ये रेड मार्किंग है, दैट इज़ द इमोशंस क्या होते हैं। देन द फॉलोइंग टिप्स फॉर क्रिएटिंग एन इमोशनली सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपके पॉइंट्स मार्किंग है उतना करना है। आफ्टर दैट ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बोलोगे मैम ये अगर लॉन्ग में आ जाता है तो कैसे लिखे हम, अरे लॉन्ग में आया ना तो कल का जो आंसर था 5.1 का आंसर जो इसी वीडियो के साथ कमिंग आ रहा है, आ जाएगा आपके यूट्यूब में, तो वो पोर्शन के साथ इसको बस ऐड कर देना, आपका 5.2 का पूरा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं 5.3 का, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे पॉइंट्स देखो क्या क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन आपको मार्किंग करना है पहले। सो इंट्रोडक्शन में हम मार्किंग करेंगे, दैट इज़ ये जो पार्ट है फर्स्ट पैराग्राफ। देन ये मीनिंग पार्ट है, द इंटेलिजेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन है। देन आपके पास यहाँ तक लिखने के बाद देयर आर 5 बेसिक एरियाज और डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, उसे मार्क किया गया है, उसे लिखेंगे। ये सब पैराग्राफ और ज़्यादा नहीं लिखना है, उतने ही पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको कंसेप्ट लिखना है। By developing emotional intelligence, individual can become more productive and successful at what they do and help other become more productive and successful too. यहाँ तक आपको मेंशन करना है। Emotional intelligence consists of 4 basic capabilities or domains, and these are self-awareness, self-regulation, self-awareness, देखो सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको डायग्राम में मेंशन किया गया है। बुक में आपका लिखा होगा सेल्फ अवेयरनेस के नीचे नॉलेज योर इमोशन, सेल्फ मैनेजमेंट के नीचे मैनेज योर इमोशंस एंड मोटिवेट योर सेल्फ। सोशल अवेयरनेस के नीचे क्या मेंशन है, दैट इज रिकॉग्नाइज, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मैनेज रिलेशनशिप अदर इमोशंस। तो ऐसे आपके पॉइंट्स मेंशन होंगे। यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा है या फिर जो बुक मेरे पास है उस बुक में ऐसा प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ अवेयरनेस क्या है, कैसे सेल्फ अवेयरनेस को आप क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा हमने मेंशन किया। सेल्फ रेगुलेशन को आप थोड़ा कम मेंशन करके, मतलब थोड़ा हेडिंग देके बस इतने सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट के जो पार्ट्स है, पॉइंट्स जो है उसका नाम मेंशन कर देना, पूरा नहीं लिखते हो तो। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को हाईलाइट कर देना, आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। बोलोगे मैम सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस को अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना, सारा चीज़ बुक से नहीं करना है, समझा दूंगी उतना अपने वर्ड्स से आप मेंशन करेंगे। देन हाउ टू बिल्ड सोशल अवेयरनेस, ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, पूरा नहीं 3 पॉइंट्स। देन हियर इज सम एडवाइस हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे मेंशन करना है। सो जो पॉइंट जो छोटा छोटा दिया गया ना एक एक लाइन का, वैसा ही आपको मेंशन करना है। दैट्स इट, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा 5.3 का पोर्शन, ठीक है। 5.4 में क्या मेंशन है, दैट इज कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब कल्चर का इफेक्ट ऑन एजुकेटिव प्रोसेस। सो आपको सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन पेपर में कल्चर एंड एजुकेशन एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो हमें डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, डबल मेहनत नहीं करना है। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो लास्ट क्लास ऑफलाइन मोड पे आपको नोट्स मैंने लिखवाया था,
वो ऑनलाइन में भी नहीं आया है, ऑनलाइन में बस आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया है, कोई यूट्यूब में शेयर नहीं हुआ है। तो उस पोर्शन को आप ऐड कर सकते हो, वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन पेपर में भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं, एंड क्लासरूम मैनेजमेंट पेपर में भी आ जाए वैसे टाइप का क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। प्रॉपरली सुनेंगे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इतना पोर्शन को, देन 5.5 में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट हो रहा है, वो सेम क्वेश्चन मुझे मैसेज में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे एंड बार बार मैसेज में पूछे जा रहे हैं, एंड ये अच्छी बात नहीं है। टीचर बार बार मेहनत नहीं कर सकते ना, इतने ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाएगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्लासेस भी हो, फिर क्लासेस ना करके आप लोग बार बार पूछोगे तो प्रॉब्लम होता है। तो एक बार सुन लो या फिर वीडियो सुन लो, ताकि आप लोगों के इश्यूज क्लियर हो, ठीक है। सो अब देखो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या ऐड करने बोला फिर से लास्ट टाइम बता रही हूँ, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो। अगर क्वेश्चन आता है क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू इंक्रीज लर्निंग, इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो कि हमारा लर्निंग को इंक्रीज करे। सो इससे पहले का 5.1 का आंसर है लर्निंग एंगेजमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि 5.2 में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी तो 5.2 का ही पार्ट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5.1 का लर्निंग एनवायरनमेंट लर्निंग एंगेजमेंट का पोर्शन आप लिखेंगे, आफ्टर दैट इसको बस ऐड करेंगे। क्लियर? कौन सा पार्ट ऐड करना है? जिसको रेड मार्किंग किया गया है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम रेड से ही मार्क किया है, रेड स्केच से मार्क किया है, उसी को ही करना है। सो इमोशंस क्या है पहले वो देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस। सो इमोशंस आर इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम इन टू मेजर वेज, दो वेज से इमोशंस काम आते हैं। फर्स्ट, इमोशंस हैव एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। इमोशंस का ना बहुत ही इम्पैक्ट रहता है लर्निंग पॉइंट पे। दे इन्फ्लुएंस आवर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन और टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड व्हाट वी एनकाउंटर। देखो कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, या कौन सा सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ हम इमोशन से ही समझते हैं, ठीक है। इमोशंस है तो आप एक्चुअल में डिसाइड कर पाते हो कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है, अदरवाइज आप सोच भी नहीं पाते कि कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव और कौन सा बैड और गुड है, ठीक है। जो पॉजिटिव इमोशनली सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक होता है ना, सनलाइट इज ऑप्टिमम फॉर दी फोटोसिंथेसिस, हम लोग ये स्टेटमेंट बचपन से पढ़ रहे हैं, ये सनलाइट इज नेसेसरी पॉइंट। वैसे ही इमोशनली ऑप्टिमल लर्निंग जो एनवायरनमेंट है, मतलब प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और एसेंशियल होता है, जो कि लर्निंग के ग्रोथ को इंक्रीज करता है। सेकेंड पॉइंट, लर्निंग हाउ टू मैनेज फीलिंग्स। हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि इमोशंस तो लर्निंग के ऊपर इफेक्ट डालता ही है, प्लस लर्निंग के थ्रू इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे वो भी सिखाया जाता है। लर्निंग को कैसे कंट्रोल करें, मतलब लर्निंग आपको सिखाता है कि लर्निंग प्लस इमोशंस एक साथ मिक्स हो गया, एंड अभी इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, लर्निंग के थ्रू। बस इतना मार्किंग किया गया है। आफ्टर दैट इस पॉइंट पे चले जाएंगे, दिस वन, द फॉलोइंग टिप्स फॉर क्रिएटिंग एन इमोशनली सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये कुछ टिप्स है जिसके थ्रू इमोशनली सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, गिव स्टूडेंट्स लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग इमोशन। बच्चों को कोई भी लैंग्वेज में बात करने के लिए बोलो। इफ दे बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स, दे चूज डिफरेंट लैंग्वेज फॉर देयर शेयरिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम उसको हो रहा है तो वो अपने लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नंबर टू, आस्क योर स्कूल काउंसिलर और सोशल वर्कर फॉर हेल्प डीलिंग विथ हार्ड इमोशन सिचुएशन और इमोशनल सिचुएशन। सोचो कोई एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मतलब मेंटली वो अब्यूज्ड और मेंटली वो डिप्रेस्ड पर्सन है, बच्चा ही डिप्रेस्ड है। तो वैसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हर एक स्कूल में काउंसिलर्स होते हैं और सोशल वर्कर्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, तो उनको पूछो कि वो कैसे डील करेंगे उस टाइप के बच्चों को। थर्ड पॉइंट, build time into the day for conflict resolution and open discussion of what is going on with children's feeling। अभी देखो बहुत सारे बच्चे आपसे भी क्लोज होंगे, somehow you are also close with me, आप सब भी मेरे साथ क्लोज हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो शेयर भी करते हैं पॉइंट्स को, मैम ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कैसे हैंडल करें, हमारे घर पे ये इशू चल रहा है तो हम कैसे पढ़ें, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो हम जो सोल्यूशन देते हैं उनके पॉइंट्स को सुन के, तो उसको बोला जाता है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जो प्रॉब्लम्स है उसका रिजोल्यूशन देना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। सो बच्चों को पूरे दिन में एक टाइम थोड़ा देना चाहिए जिससे आप उसका बात सुन के उनमें जो इश्यूज चल रहे हैं उसका सोल्यूशन दे सको। नेक्स्ट, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड एक्ट्स दैट मेक चिल्ड्रन फील सेफ।
एंड अनसेफ। देखो दो टाइप के कैटेगरीज बनाओ, कौन से ऐसे काम हैं जो अनसेफ है बच्चों के लिए, इमोशनली उसको डिस्टर्ब कर देंगे, कौन से ऐसे काम है जो बच्चों के लिए इमोशनली सेफ है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ों में। तो ये दोनों चीज़ों को आप क्या करेंगे, लिस्टेड आउट कर देंगे सो दैट क्लासरूम में वैसे एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म ना करें। नेक्स्ट, रिमेन अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्टूडेंट्स होम लाइफ्स। तो होम में घर पे वो कैसे रहते हैं और घर पे वो इमोशनली कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या उनके साथ होता है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। उनके फैमिलीज के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ आप बात करेंगे, जो कि पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होते हैं उसमें पता चल जाता है। और कभी कभी स्टूडेंट्स के घर पे भी जाना चाहिए ताकि इश्यूज, सडन मोमेंट पे जाना चाहिए ताकि इश्यूज का पता चले आपको। एंड कौन से हार्ड सिचुएशन से वो मूव कर रहे हैं या फिर कैसे वो ऑनगोइंग मोमेंट में ट्रीट हो रहे बाय फैमिली मेम्बर्स, वो भी देखा जाए। लास्ट पॉइंट, थिंक अबाउट वेज टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट वेलकमिंग एंड cheerful। हमें सोचना चाहिए कि एवरीडे हम ऐसा क्या करें जो एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत ही चेयरफुल एंड वेलकमिंग रहे। जैसे कि बच्चे को लगे कि हमें क्लास हमेशा जाना है, स्कूल हमेशा जाना है, हमेशा क्लास करना है, हमेशा टीचर्स के साथ एक्टिविटीज़ करना है ताकि हम इंजॉय कर सकें, स्टडीज़ को इंजॉय कर सकें। दैट्स इट, इतना है आपका पॉइंट, ठीक है, और ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना लिखना है। किसके साथ ऐड करेंगे, 5.1 के आंसर के साथ। 5.1 का आंसर पूरा कंप्लीटली नहीं लिखना है, हाफ हाफ लिख के भी आप ऐड कर सकते हो बिकॉज इट्स ए शॉर्ट क्वेश्चन, बस शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इमोशंस क्या है, इमोशन कितने टाइप के होते हैं, इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, इमोशन लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, अगेन लर्निंग कैसे इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है, इतना लिखने के बाद आप कुछ टिप्स को लिखेंगे, बस इतना एनफ है आपका इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, सो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, हम देखते हैं अभी। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये इंट्रो पार्ट है, प्लीज मार्क करिए, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे मार्क करके लिखो, प्रॉपर हो जाएगा। आपके पास अभी टाइम नहीं है एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नोट्स बनाना भी नहीं है, ठीक है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्स द एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल और सेल्फ perceived ability to identify, assess, manage the emotion of oneself, of others or of groups. People who possess high degree of emotional intelligence know themselves very well and are also able to sense the emotions of others. देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बोलेंगे। इमोशंस क्या डिस्क्राइब करता है, इमोशन टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव जस्ट लाइक चीयरफुल मोमेंट, अमेजिंग मोमेंट्स, और जस्ट लाइक आपको हैप्पीनेस जिसमें मिले, लाफ्टर हो, जॉयफुल हो, उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव कौन से होते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, एंग्री रहते हो, तो वो सारे आपके हो गए नेगेटिव इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक पर्सन का कैपेबिलिटी कि वो इमोशंस को समझ सके। पहले तो वो खुद के इमोशंस को समझ सके, प्लस उसी इमोशंस के साथ लोगों के इमोशंस को भी समझ सके। कोई ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप में सोचो आप सब मेरे मेंबर्स हैं, आप में से कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, कुछ बच्चे इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रांग, मतलब वो आज चीयरफुल मोमेंट में है, पूरा हैप्पी है। तो कुछ के साथ अच्छा हुआ है, कुछ के साथ बुरा हुआ है, तो ये मोमेंट्स मैं अगर जान पा रही हूँ दैट मीन्स ये मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। सो पीपल हु पोजेसेस हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिनके पास हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो क्या जानते हैं, वो खुद को अच्छे से जानते हैं, ग्रुप में जो लोग हैं उनको पहचान पाते हैं, प्लस अदर्स के इमोशंस को भी सेंस कर पाते हैं कि उनके इमोशंस में क्या है। मीनिंग लिखना भी, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू आप जानते हो, आईक्यू का डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जानते हो। यहाँ पे ना इतना ज़्यादा आप ना लिख के अगर क्विकली अगर रिमेंबर कर सको तो आईक्यू का टेबल याद है, आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। मेंटल एज जो आपका दिमाग का हालत है, क्रोनोलॉजिकल एज जो आपका रियल एज है, ठीक है। सो ऐसा आप अगर सॉल्यूशन देते हो तो आपको एक आईक्यू मिलेगा, एंड आईक्यू का एक टेबल होता है नॉर्मली आपका आईक्यू का रेंज है, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी है, यहाँ पे आपने जैसे मेंशन किया रेंज और यहाँ पे उसका रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। ये आईक्यू का अगर रेंज है, बोलोगे 0 to 25, ये सारे डम्बो, इडियट्स, ये सब ग्रुप में आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डल है, ठीक है, डल, डम्बो, मोरोन, इम्बेसाइल, ये 4 ग्रुप्स ऐसा ही चलते जाता है, 25 to 40, 40 to 65, 65 to 80, ऐसा जो ग्रुप्स है ये सब आपके मोरोन, इडियट, डम्बो या फिर डम, इम्बेसाइल, ये ग्रुप्स है।
अभी इसके बाद का जो ग्रुप आता है वो होता है आपके 80 to 90, जो आपके एवरेज के आसपास पहुंचने वाला है, ठीक है, बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज है, ठीक है। 90 to 110 ये एवरेज है, मैक्सिमम हमारे सबका इसी रेंज में रहता है। 110 से 120 एबोव एवरेज है, एबोव एवरेज। 120 to 140 ये आपके सुपेरियर बच्चे हैं, सुपेरियर, ठीक है। एंड ऊपर लिख रही हूँ एक 140 प्लस, ये गिफ्टेड बच्चे हैं, ठीक है, ये सब गिफ्टेड बच्चे हैं। तो ऐसा आपने मेंशन कर दिया। सो ये मेंशन करेंगे तो भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन लिख देना है। तो वहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करवाती हूँ। इट हैज़ बीन यूज टू, ये क्यों हम लोग यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन को, इट हैज़ बीन यूज टू असेस गिफ्टेडनेस। कौन से बच्चे गिफ्टेड बच्चे हैं, जिनका IQ 140 प्लस है। समटाइम अंडर बीइंग रिक्रूटमेंट, कुछ काम के लिए हमें रिक्रूट करना है तो हम यूज़ करते हैं। मेनी हैव आर्ग्यूड दैट IQ और कन्वेंशनल इंटेलिजेंस इज टू नैरो। बोला जाता है मैक्सिमम लोगों का बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं, तो इसलिए इंटेलिजेंस भी बहुत ही नैरो है। एंड सम इंटरपर्सनली बहुत ही इनेप्ट होते हैं, मतलब सोशियली इंटरपर्सनली इनेप्ट है। मतलब 2 पॉइंट हो सकता है, आप एकेडमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट इमोशनली सोशली दे आर डम्बो, ठीक है। और कुछ पर्सन होते हैं वो एकेडमिक में भी अच्छे होते हैं, सोसाइटी में भी अच्छे होते हैं, सोशल इंटेलिजेंस उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। और कुछ पर्सन होते हैं जो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे बट एकेडमिक कंडीशन में बहुत ही वीक है, ठीक है। ऐसे वेराइटीज ऑफ पर्सन IQ के रेटिंग होते हैं। अभी उसे छोड़ो और आगे चलते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन है इसको हम मेजर करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है इमोशनल क्वेश्चन। तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड इट इज़ रिलेटेड टू सोशल वर्क। मतलब सोसाइटी में रह के जो आप परफॉर्मेंस देते हो ना, उसी के बेसिस पे आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन अगर चूज किया जा रहा है तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कितना आपका प्रोडक्टिविटी है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आप कैसे बिहेव करो, उस बिहेव को एसेस करना। सो ये जो आपके स्टाइल्स है, जैसे कि आप सोसाइटी में हो कैसे बातचीत कर रहे हो प्रॉपर वे से, जैसे 100 लोग आपसे बात करें बट कोई भी एक पर्सन आपसे हर्ट ना हो, तो ये आपका मतलब हो गया कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन में बहुत ही हाई लेवल के पर्सन है और गिफ्टेड पर्सन है। अगर आपके सोशल एक्टिविटीज़ में डल है बट एकेडमिक में अच्छा है, तो एकेडमिक इंटेलिजेंस क्वेश्चन में आप 120 प्लस वाले रेंज के पर्सन हैं, बट इन केस ऑफ सोसाइटी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है। तो ऐसा लिखा गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है देयर आर 5 बेसिक एरियाज ऑफ डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। फर्स्ट वन, क्या करना है, अगर मुझे 5 बेसिक एरियाज के साथ काम करना है, किसी भी पर्सन के इमोशनल इंटेलिजेंस को जानना है या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कितने पार्ट में काम करता है देखना है, तो इस पॉइंट को जानना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, नोइंग आवर सेल्फ एंड आवर इमोशन। पहले तो खुद के इमोशंस को समझो, आपका खुद का इमोशन क्या बोल रहा है वो समझो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके इमोशंस का स्ट्रेंथ कितना है, या फिर आप स्ट्रांग हो वीक हो वो समझो, ठीक है। पहले खुद को जानना है। सेकंड पॉइंट, मैनेजिंग इमोशंस। आपके जो इमोशंस है आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, स्पेशली जैसे कि आपके साथ कोई बुरा चीज़ हो रहा है, अनप्लीजेंट थिंग है, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्टर्बिंग इमोशंस है, इम्पल्सेस है, उस पॉइंट को कैसे इजीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप बेटर एडजस्टमेंट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हो, उसको चेक करना है। मतलब सपोज यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, एंड दैट इज अ इमोशनल प्रेशर फ्रॉम द फैमिली और आउटसाइड। How to handle this situation? You are a person or you are just like a growing up person, and how you handle this situation, critical situation. If you manage all these things, that is your academic career, your job career, and your unpleasant situation also, that means emotionally plus intelligence में आप बहुत strong है, you are a very strong person and your management capacity is very high. ये सब आपके जॉब के अकॉर्डिंग देखा जाता है, आप कितने हाई हो कैपेसिटी में, वो सब देखा जाता है, ठीक है। Motivation and self-motivation. Moving to a higher goal by undertaking small and practicable steps needed to achieve the goal and maintaining uh, that is a perseverance. Okay, मैंने perseverance याद आ रहा था कुछ वर्ड, that is a perseverance to pursue it. सो अभी पॉइंट ये बोला गया सेल्फ मोटिवेशन और मोटिवेशन फ्रॉम द आउटसाइड और मोटिवेशन फ्रॉम द इनसाइड। मतलब खुद से खुद को मोटिवेट करना या दूसरों से मोटिवेट हो जाना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप एक छोटे गोल पे काम कर रहे थे और सडनली आप अपने आप को मैनेज करते हो एंड उसके बाद आप बड़े गोल तक पहुंच सकते हो।
दैट इज यू मेंटेनिंग योर परसिवरेंस टू परस्यू इट। आप खुद को मेंटेन करें, खुद के कैपेसिटी को मेंटेन करें ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। नेक्स्ट वर्ड इज द इम्पैथी। इम्पैथी इज रिलेटेड टू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर। ये समझो, सिंपैथी मीन्स किसी को मैं ये बोल रही हूँ, अरे तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगी, मैं कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। दैट इज अ सिंपैथी, किसी को दया दिखाना। बट इम्पैथी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इम्पैथी बोलता है डोंट वरी, यू कैन डू इट, तुम ही कर पाओगे, मुझे ये सब नहीं आता, तुम ही कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, देन यू कैन डू इट। सो ये जो पॉइंट होता है दैट मीन्स हम उसके इमोशंस को समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड उसके साथ उसको वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं कि तुम बेटर कर सकते हो, ठीक है, तुम करोगे। सोशल स्किल्स, positive and adjusted behavior in conduct with others which contribute to more successful relationship with the environment and better personal satisfaction। अभी ये पॉइंट मेंशन करता है आपका पॉजिटिव एंड एडजस्टेड बिहेवियर, आप कितने हैप्पी रहते हो, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ रहते हैं। और सेकंड थिंग है एडजस्टेड बिहेवियर, कोई भी एनवायरमेंट में जाओ वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हो। यही दो चीज़ है आपको सक्सेसफुल बनाएगा, किसमें, आपके रिलेशनशिप में, लोगों के साथ जो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, सोशल स्किल्स जो आप सीख रहे हो लोगों से, एंड लोग जो आपको इतना हेल्प करते हैं, आपके इतना फ्रेंड्स बनते हैं, इसी रीज़न से बनते हैं, ठीक है। आप जितना लोगों को क्या करोगे, सेटिस्फेक्शन दोगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपके साथ मिलके काम करेंगे। दैट इज़ अ सोशल स्किल, ठीक है। और नहीं लिखना इधर, डायरेक्ट कंसेप्ट में आ जाना है। बाय डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, हम अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं, कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल एट व्हाट दे डू। हम अगर देखो, मैं बहुत अच्छी हूँ बातें संभालने में, तो चलो बातें संभालने में अगर मैं सक्सेसफुल रहूँ एवरी टाइम, तो ऑब्वियस है मैं लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, सक्सेसफुल हो सकती हूँ, प्रोडक्टिव हो सकती हूँ। हम प्रोडक्टिव कब होते हैं, जब हम काम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, हमारे इश्यूज रिड्यूस हो जाएंगे, प्लस हमारे काम में कंटिन्यूटी रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, हार्मोनी मेंटेन होगा, बैलेंस में हम रहेंगे अगर हम किसी को स्टेबल कंडीशन में ला सकते हैं और किसी को अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इमोशंस को समझ सकते हैं। इस अकॉर्डिंग देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ बेसिक 4 कैपेबिलिटीज, 4 कैपेबिलिटीज है इसके पास। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी ये पॉइंट बोल भी दिया था, ये डायग्राम अगर कर दिया ना, उतना भी लिख के आओगे तो एनफ है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उतना भी बहुत एनफ है। देखो क्या है सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है वो मैं बता दूँ। सेल्फ अवेयरनेस मेंशन है तो नॉलेज आप यहाँ पे रख रहे हो किसके ऊपर, नॉलेज योर इमोशंस, नॉलेज योर इमोशंस, खुद के इमोशंस को समझना। सेल्फ बोला गया ना, खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद के इमोशंस को समझना, क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना, खुद के प्रॉब्लम्स को भी कभी कभी सोल्यूशन नीड होता है, खुद को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो सबके ऊपर काम करना। अगर वो हो गया, फिर उसके बाद क्या करोगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, सेल्फ मैनेजमेंट। अभी मैनेज करना स्टार्ट करोगे, खुद के इमोशंस को समझ चुके हो ना, तो फर्स्ट पॉइंट इसका मैनेज योर इमोशंस, इसका फर्स्ट पॉइंट आया मैनेज योर इमोशंस। सेकंड पॉइंट आया मोटिवेशन, मोटिवेशन वन सेल्फ और ओन सेल्फ, खुद को मोटिवेट करना, ठीक है। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले खुद को मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है। देखो, एवरी टाइम आई टॉक अबाउट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू इश्यूज, रिलेटेड टू करप्शन एट्सेट्रा, बट अगर वेरी लास्ट मोमेंट तक हमें कुछ देखना है ना, सो वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आवर कंडीशन दैट हम उतने मार्क तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द करप्शन एंड अदर इशूज वट एवर मे बी ऑकर दैट टाइम। सो वो अलग पॉइंट है, बट उससे पहले ये जानना है कि इश्यूज को छोड़ के अपने अंदर पॉइंट आउट करो कि क्या कमी है। सो एवरी टाइम व्हेन आई टोल्ड यू, आई टॉट यू अबाउट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सम मोटिवेशन, I need some motivation, and that is the self motivation, because other persons don't know me, how I talk, how I taught you, or how I explain. So कभी भी बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद मोटिवेटेड हो जाओ। इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड देन 10 लाइन बोल भी नहीं सकते, समझा नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे, एंड एवरीथिंग आपको लगेगा कि डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, खुद को समझ लिया, खुद को मैनेज कर लिया। सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस मतलब देखो दूसरों को अभी अवेयर करना है,
ठीक है। सो अभी अंडरस्टैंड करना है दूसरों के प्रॉब्लम को. इफ आई डोंट अंडरस्टैंड माई इश्यूज, देन हाउ आई टेल यू दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई अंडरस्टैंड यू? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये इसके लिए हमें रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पहले खुद को, खुद के इमोशंस को, आफ्टर दैट दूसरों के इमोशंस को. अगर दूसरे इन्वॉल्व है तो सोशल अवेयरनेस होगा. लास्ट पॉइंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट. बिकॉज हम सोसाइटी में आ चुके हैं एंड सोसाइटी में मल्टीपल पर्सन आर इन्वॉल्व, सो दैट वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हम दूसरों के इमोशंस को मैनेज करते हुए ये करेंगे. सो आपको जो भी पॉइंट्स लिखना है उसके बाद ये डायग्राम करना है एंड थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड से लिखते जाना है. मैंने बता दिया, सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को सक्सेस करवाना है, ग्रोथ करना है. सो सेल्फ अवेयरनेस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू खुद के इमोशंस को समझोगे, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालोगे, वो कैसे आपके लाइफ को चेंज करते हैं उसको देखोगे. बस इतना, और मत लिखना. डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, कैसे सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करोगे? अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड इमोशन, ये दो वर्ड्स को समझो. सेल्फ एंड इमोशंस दोनों को समझना पड़ेगा. खुद मतलब अगर खुद कुछ करना चाहते हो, खुद के इमोशंस को समझना चाहते हो ना, तो स्पेंड सम टाइम रिकॉग्नाइजिंग एरियाज यू नीड टू डेवलप. वो कैसे समझ सकते हो? खुद के इश्यूज को समझो, प्रॉब्लम्स को समझो, फाइंड आउट करो, उसके ऊपर काम करो, देन आप अपने इमोशंस को, इंटेंशंस को, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को समझ सकते हो. दैट इज योर सेल्फ अवेयरनेस. बस इतने पॉइंट्स लिख दिए, आगे चलना. क्यों ऐसे पढ़ा रही हूँ? लाइन बाय लाइन नहीं चाहिए यहाँ पे. यहाँ पे चाहिए हमें मेन पार्ट, ताकि हम एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सके. अभी तक जितना बोल दिया है उसमें 3 पेज तक आप मूव कर सकते हो, बट और थोड़ा सा है, पढ़ लेते. इफ लॉन्ग में भी आ गया तो आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो. सेल्फ रेगुलेशन, पता है सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद को कंट्रोल करना. मोस्टली अबाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, योर इमोशंस. सडनली आप कहीं पे स्ट्रेस आउट होकर रोना मत स्टार्ट कर दो, कहीं पे गुस्सा करना मत स्टार्ट कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को ट्राई करना कैसे मैनेज कर सकते हो सिचुएशन के बेसिस पे, अदर लोगों के बेसिस पे. देन आपको पॉजिटिव इमोशंस के साथ काम करना है जो कि दूसरों को रिफ्लेक्ट करे. ठीक है. तो सम ऑफ द एबिलिटीज दैट आर पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? इमोशनल सेल्फ कंट्रोल. देखो खुद को कंट्रोल करना, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है. कंट्रोलिंग इम्पल्सिव इमोशंस. देन देखो ट्रस्ट वर्दीनेस, बीइंग ऑनेस्ट, अपने आप को ना ऑनेस्ट बनाओ. और अगर गलत कुछ हो रहा है उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो, टेकिंग एक्शन. देखो विच वन इज करेक्ट एज पर दी भगवत गीता. मैं एक पॉइंट बताती हूँ आपको, क्वेश्चन है आपके लिए, उसी से समझ जाओगे कि सेल्फ मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन क्या होता है. सपोज एक भगवत गीता में एक कंसेप्ट आया कि एक जगह मेंशन हुआ क्रोध विनाश का कारण है. समझ आया? गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा एक इमोशंस है, एंग्रीनेस एक इमोशंस है, तो वो नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे. बट सम टाइम इट इज अबाउट योर रेस्पेक्ट, इट इज अबाउट योर प्रोफेशन, इट इज अबाउट योर वर्क, पैशंस, एवरीथिंग के लिए है. सो उस मोमेंट पे अगर कोई आपको इंसल्ट करता है, सो क्या करोगे? एंग्री होगे और नहीं होगे? इट इज गुड इमोशन और नॉट? फॉर दैट रीजन, फॉर दैट रीजन गुस्सा होना है या नहीं होना है? जल्दी जल्दी बोलो. इस टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगा. वही आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है कि इमोशंस आपके पास ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर ए वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, हार्ड वर्किंग करते हो बहुत ज़्यादा, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट्स, एवरीथिंग. बट आपको लोग इंसल्ट करते हैं, आपके वर्क को इंसल्ट करते हैं. सो इट इज़ द राइट पॉइंट टू शो योर एंगर और नॉट इन दैट सिचुएशन. क्या सोचते हो? जल्दी बताओ. राइट थिंक है. Right point to show your anger sometimes. समटाइम्स अगर ये आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर आया, बिकॉज सेल्फ रेस्पेक्ट इज ऑल्सो ए वन काइंड ऑफ ऑनेस्टी, लॉयल्टी, तो उस पॉइंट पे आपको दिखाना ही है. एंड इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमोशंस, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, तो उस पॉइंट पे जरूर आप दिखाना, कोई इशू नहीं है. सो इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, देन ट्रस्ट वर्दीनेस, आपको ऑनेस्ट रखना है एंड काम करना, अपनी वैल्यूज़ को दिखाओ. लोग अगर गलत बोले वहाँ पे झुकना मत, पहले समझो वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट अगर वो वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है तो झुक सकते हो, अदरवाइज नॉट. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी, बीइंग एबल टू अडेप्ट एंड वर्क विद डिफरेंट पीपल, ये फ्लेक्सिबिलिटी है. हम किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, हमें अगर कोई भी जॉब दिया जाए हम कर सकते हैं, बिकॉज वी नो हाउ हार्ड वर्किंग वी आर, हम लोग कितने हार्ड वर्किंग हैं, एंड वी नो द डिफरेंट सिचुएशन, हाउ टू हैंडल दैट डिफरेंट सिचुएशन. तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑप्टिमिज्म, द एबिलिटी टू सी द अपॉर्चुनिटीज इन सिचुएशन. देखो
बहुत लोग बोलते हैं ना इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता और 1 महीना है एग्जाम को, आप कुछ नहीं कर सकते, बट 10 days ऑल्सो एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, इवन 10 days ऑल्सो एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। मगर उसमें कैसा पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटे सोएंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, दैट इज अ मेकअप फॉर 16 days। अगर हर दिन 1 घंटा पढ़ते तो 16 घंटा एक दिन में पढ़ लिया तो मेकअप हो गया। पूरा पूरा बुक को हम स्टोरी जैसे पढ़ेंगे, रिमेंबर करेंगे एंड पॉइंट्स को रीड करते हुए, रिमेंबर करते हुए, रिकॉल करते हुए चलेंगे। दैट्स द पॉइंट, ऑप्टिमिज्म। एक पॉइंट में भी आके आप सोचो यहाँ पे सिचुएशन है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, अगर थोड़े भी चांस है तो ट्राई करना। ये गुड पर्सन्स का एक एबिलिटी होता है इमोशन कंट्रोल करने का। अचीवमेंट, डेवलपिंग योर परफॉर्मेंस टू मीट योर ओन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस। कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, कंपटीशन बिल्कुल नहीं चाहिए। कंपटीशन ये है, अगर तुम लास्ट ईयर 80% रखे थे, इस ईयर आपको 85% रखना है, 90% रखना है, ये आपके एक्सीलेंस के साथ ही काम करेगा। आपने जितना किया था उससे बेस्ट करना है। वो मे भी हो सकता है दूसरे लोग ये सोचे आप कंपेयर कर रहे हो, बट कंपैरिजन आपका खुद के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड वो है, वो स्टैंडर्ड को एनहांस एवरी टाइम करना है, एक्सीलेंस उसमें दिखाना है। इनिशिएटिव, टेकिंग एक्शन व्हेन इट इज़ नेसेसरी, मतलब इनिशिएटिव लेना है। मैंने इनिशिएशन लिया, स्टार्ट किया अपना वर्क करना, जब भी मुझे नेसेसरी लग रहा है यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एन इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाने से आपकी लाइफ को भी हैम्पर करता है, बहुत ज़्यादा। आपके लिविंग स्टाइल, जो पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, वो स्ट्रेस सारा नेगेटिव कर देता है। टू मच स्ट्रेस आपको नेगेटिव पॉइंट तक लेके जाएगा एंड कैन रिजल्ट इन डिप्रेशन एंड हेल्थ इश्यूज। समटाइम आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी आपका बीपी हाई है तो बीपी लो है, कभी आपका वेट इंक्रीज कर रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, एंजाइटी, attention deficit hypersensitivity disorder, sometimes you behave like a autism person। कभी कभी आपके स्ट्रेस से ना, हैवी स्ट्रेस से आपके हाथ पैर पूरा सेकिंग करते हैं, सेकिंग मोमेंट्स आते हैं। एंड जेनविनली ये ओल्ड एज में तो होता ही है, बट अभी के सिचुएशन में बच्चों को भी होता है। अगर वो एग्जाम में बहुत प्रिपेयर किए थे एंड सडनली देखा गया एग्जाम कैंसिल हो गया, और सडनली एग्जाम मतलब गए हो एंड खराब हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, एनी सिचुएशन, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए। तो कैसे करोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज इसको करने के लिए पहला तो ये है, आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ये सब करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करते हैं हम लोग योगा में, कपाल भाती, दैट इज अनुलोम विलोम, ये सब करना। हेल्दी ईटिंग ड्रिंकिंग नॉर्मली, एक्सरसाइजिंग फ्रिक्वेंटली, कभी कभी अगर मिसिंग हो रहा है तो इट्स ओके, बट एवरी डे अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो तो कुछ ऐसा वर्किंग टाइप करो। स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours, 7 to 8 hours आर एनफ फॉर योर होल डे एक्टिविटीज़, ठीक है। मेक टाइम फॉर फन आउटसाइड ऑफ वर्क, मतलब पूरा काम कर रहे हो बट उसके साथ ये सोचो कैसे भी 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, निकाल के आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए बाहर घूमो, नेचर में खुद को हैप्पी रखो, कुछ काम करो, मतलब गेम वाला, या फिर किसी से बात करो जिससे आपको पसंद है और स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ होगा आपका। शेयरिंग करो, लाफ मोर ऑफन, ठीक है, जब जरूरत पड़े तब हंसो, कोई इशू नहीं है, तब हंसो, ठीक है। बहुत लाउड हंसना चाहते हो हंस सकते हो, बिकॉज इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन जो है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। स्पेंड टाइम अलोन, कभी कभी दो पॉसिबिलिटीज़ में बोल रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में हो तो अलोन मत रहना, ठीक है। और अगर नॉर्मल स्ट्रेस में है, एक्टिविटीज़ का स्ट्रेस है, तो किसी चेयरफुल पर्सन के पास चले जाओ, आप एनर्जेटिक हो जाओगे, ठीक है। अदरवाइज समटाइम्स वी नीड ऑल्सो माई टाइम, और खुद का टाइम भी चाहिए, ओन टाइम चाहिए, तो उस टाइम पे खुद को भी टाइम देना चाहिए। दिस आर द पॉइंट्स जहाँ पे आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो सोशल अवेयरनेस, इम्पैथी पॉइंट्स वो सब पढ़ लिया था वहाँ पे, तो रिपीट मत करना क्योंकि ये शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं। बस सोशल अवेयरनेस का, हाउ टू बिल्ड सोशल अवेयरनेस का पॉइंट देख लेना, ये 3। सोशल अवेयरनेस कैसे क्रिएट होता है पता है, लिसनिंग स्किल्स है, जो अभी ना मैं आपको इतना बता रही हूँ। एंड मेरी क्लास में आज बच्चे 45 स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट हैं। हाँ, लास्ट अभी कुछ टाइम पहले 5-10 मिनट पहले 50 थे, बट अभी नाउ 50 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। 45 स्टूडेंट्स ने मेरे पॉइंट्स को क्या बहुत अच्छे से सुना। इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल, इससे आपका लिसनिंग स्किल बहुत बढ़ रहा है, पेशेंस के साथ बात सुनते हो, हर एक पॉइंट्स को कैप्चर करने को ट्राई करते हो एंड उसी को ही यूज़ करके अपना नोट्स बनाते हो, तो आपका लिसनिंग स्किल एवरीडे बढ़ रहा है।
टेक ए शॉर्ट कोर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर शॉर्ट कोर्स करो, जैसे कि आपका लिसनिंग एबिलिटी, बोलने का कैपेसिटी डेवलप हो जाए। देखो, बोलना एंड प्रॉपर बोलने में डिफरेंस आता है। एवरी टाइम नोटिस करना, कुछ ऐसे भी प्रोफेसर्स होंगे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट ए गुड स्पीकर, वो अच्छे स्पीकर नहीं है, बट देयर इंटेलिजेंस इज वेरी गुड, हाई लेवल इंटेलिजेंट पर्सन है वैसा, ठीक है, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। कुछ बातें बोल देते हैं बट कुछ बातें बोल नहीं पाते। तो आपको अपने इंटेलिजेंस को भी बढ़ाना है। कल्चर किया जाता है अपने इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस ऐसा देखना, बचपन में कितने इंटेलिजेंट थे, अभी कितना इंटेलिजेंट है, बचपन में कितना काम करते थे, अभी कितना करते हो, देन मोर प्रोबेबली आपको मिलेगा क्या, आप अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। दिस इज योर जोन, अभी आपका एज है अप टू 50 तक। इसी जोन पे आपको इंटेलिजेंट, आपको अच्छे स्पीकर, लिसनर एंड इंटरेक्शन कैपेसिटी आना चाहिए, जैसे कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, लोग के साथ इंटरेक्ट करते हो, क्लोज अटेंशन देना, स्ट्रांगली खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, कभी फट से हंस देना, रो देना, दिस इज नॉट ए कंट्रोल, बैलेंस में रहो, ठीक है। देन आइडेंटिफाई अदर पीपल्स इमोशन और इमोशनल स्टेट्स। अभी कोई एक पर्सन अगर ना लोनली बैठा है तो उसको हम जैसे पूछते ना, क्या हुआ है तुझे, सो दैट इज द पॉइंट कि मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें कुछ इश्यूज है। अभी इश्यूज क्या क्या हो सकता है, फटाफट अपने माइंड में घुमाओ। अरे घर का इशू है, लव मैटर है, पढ़ाई का प्रेशर है, जॉब इशू है, इकोनॉमिक इशू है, क्या इशू है बोल। सो ये हमने ऑप्शन दिया, उसमें से जो उसका रहेगा वो वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन चेंज करेगा। ये आपने अंडरस्टैंड करना सीख लिया। लिसन केयरफुली टू व्हाट दे आर सेइंग। अभी वो क्या बोल रहे सुनोगे। नोटिस हाउ दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इवेंट्स। अभी मैंने एक्सटर्नल इवेंट्स भी बोल दिया है, कैसा इशू है, घर का है, बाहर का है, लव मैटर है, इकोनॉमिक है, स्टडी का है, जॉब का है, बॉडी इशू है, क्या इशू है। तो दीज आर द एक्सटर्नल इवेंट्स, उसमें उनका रिएक्शन देखना है, उसमें उनका बातें सुनना है, ताकि आपको पता चले कि उनका फीलिंग्स क्या है। बस इतना करो, ये 3 पॉइंट इनफ है और नहीं चाहिए। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे ना 5 पॉइंट, बस छोटे छोटे 5 पॉइंट्स को मैंने मार्क किया है पिंक कलर पेन में, उसको ही आप पढ़ोगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नंबर 1, लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज योर ओन फीलिंग्स। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न करो कैसे खुद के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझोगे। एवरी टाइम डोंट ट्राई टू हर्ट योर सेल्फ, डोंट, कभी कभी हर्ट करते रहो, इट्स ओके, बट एवरी टाइम हर्ट करोगे, इतना नहीं बनना है। स्ट्रांग रहने के लिए खुद को भी आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इमोशनली डैमेज नहीं कर सकते। सेकंड, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फीलिंग्स। अपने फीलिंग्स के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हंसोगे, रोगे, हर्ट करने के लिए दोगे, या कोई अब्यूज कर ले इसलिए बनाओगे खुद को, या खुद के रेस्पेक्ट को नहीं संभालोगे, ये सब आप देखेंगे। बिकॉज एज ए टीचर अगर आप हैंडल नहीं कर पाते तो आप स्टूडेंट्स को बिल्ड नहीं कर सकते। नंबर 3, आस्क अदर्स हाउ दे आर फीलिंग सिंस वी कैन नॉट नो दैट अनलेस वी आस्क। देखो, आस्क अदर्स, पूछो, दूसरों को पूछो, दे हाउ दे आर फीलिंग, उनका फीलिंग क्या है, अगर हम उनसे कुछ ना पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको देख रही हूँ आप सैड हो, मैंने नहीं पूछा है, अरे हुआ क्या है, नहीं पूछा मैंने, तो आपको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगर मैं आपकी क्लोज हूँ तो आपको सैडनेस फील होगा, हर्ट हो जाओगे, कभी रोना स्टार्ट करोगे बहुत ज़्यादा, कभी चिड़चिड़ हो जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे। तो इसलिए समझने को ट्राई करो कि बिना पूछे कैसे जान सकते हो कि एक पर्सन इमोशनली डैमेज है, वो सीखना चाहिए। नंबर 4, ट्राई टू एंटिसिपेट योर फीलिंग्स। एंटिसिपेट बोला गया है, खुद के इमोशंस को समझ के देखो। कुछ ऐसे इमोशंस भी होंगे आसपास ना, एक्टिविटीज़ के थ्रू आएंगे जो अनप्लीजेंट है, हमेशा अच्छे इमोशंस नहीं आते, बैड इमोशंस भी आते हैं। तो उनको कंट्रोल करके आप क्लास में कैसे खुद को मैनेज करेंगे, दूसरे बच्चों को हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ा टारगेट है आपके लिए। एंड लास्ट, ट्राई टू बी लेस सेंसिटिव। आप खुद को ज़्यादा सेंसिटिव मत बनाओ। कोई भी चीज़ आए, कोई भी पर्सन आए, आपको इफेक्ट कर दे, कोई भी आपको डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसे मत सोचो। 6 पॉइंट पे है लास्ट वन, कंसिडर द प्रॉब्लम इंटीग्रली। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको अंदर से सोचो, क्या हुआ है, जोड़ते हुए चलो, ये किसके साथ कनेक्टेड है, कितने सालों से चल रहा है, 2 साल, 4 साल, 7 साल, 2 महीना, 1 मंथ, 15 डेज, कितने दिनों से चल रहा है, इसके जड़ तक पहुंचो, इश्यूज को फाइंड आउट करो, सोल्यूशन दो। अगर स्टार्ट नए से करना है तो फिर से नए से स्टार्ट करो, बट उसको सोल्यूशन दे दो। दैट्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। क्या हम क्लियर है? इज इट ओके? समझ आया कि आप 5.4 कौन सा होगा? 5.4 का मार्किंग दिया है, बुक मार्किंग दिया है मैंने, बट फिर भी बोल दूँ 5.4 आपका सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन पेपर से कर लेंगे, यस और नो। कल्चर एंड एजुकेशन एक चैप्टर है ना पूरा, उसके आंसर को लिख देना है, आपका पूरा आंसर बनेगा। चलो पहले
देखो रोल ऑफ कल्चर इन द एजुकेटिव प्रोसेस है, तो वहाँ से फिर से मैं बोल दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ इसमें क्या क्या पॉइंट होता है। एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देंगे, एजुकेशन कहाँ से डिराइव हुआ है उसका डेफिनेशन, मीनिंग हो गया, वो तो पढ़ चुके हो पूरा। देन आपको लिखना है, देखो कल्चर क्या है, कल्चर को कैसे शेयर करते हैं, कल्चरल लैग क्या है, प्लूरलिज्म क्या है, ये सारे पॉइंट्स, कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मॉडर्न कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप सब लिखेंगे। तो ये सब हमने कहाँ पढ़ा था, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में पढ़ा। उसके बाद आप स्कूल का रोल लिखेंगे, मतलब कल्चर किसके थ्रू प्रमोट होता है, लिखा था हमने जैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब स्कूल एंड फैमिली एंड सोसाइटी, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एजुकेशन इज ए प्रोसेस by which the society through school, college, universities and other institutions deliberately transmits its cultural heritage। समझ आया? स्टूडेंट्स एंड कल्चर का रोल, देखो टीचर्स का रोल, इसलिए बोला कि सोशोलॉजिकल फाउंडेशन का जो कल्चर एंड एजुकेशन वाला पॉइंट है, अगर वो भी नहीं लिख पाते हो, जो लास्ट संडे में हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था उसको भी लिख देगा तो हो जाएगा, उसको भी लिख दोगे तो हो जाएगा। दैट इज़ वहाँ पे हमने सोसाइटी, सोशल चेंज, कल्चर, लैंग्वेज, इसका सबका इफेक्ट लिखा था, एंड एजुकेशन का रोल लिखा, टीचर्स का रोल लिखा, वो पूरा आंसर भी लिख दो, ये पूरा आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इवन ये पार्ट भी हो जाएगा, जो कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है ये भी हो जाएगा, कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ से कल्चर ट्रांसमिट हो सके। कौन ट्रांसमिट करेगा, फैमिली एंड सोसाइटी। इसलिए बोला बार बार नहीं पढ़ना है, मार्किंग फिर भी कर दिया है, बट वहाँ से कर लोगे तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो कल्चरल कॉन्ग्रुइटी बिटवीन होम एंड स्कूल, अभी बोला स्कूल के बारे में लिखना है, होम के मतलब होम मतलब फैमिली, फैमिली के बारे में लिखना है, जिसके थ्रू कल्चर आगे बढ़ सकता है, जो कि आप सोशलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हो। और यहाँ पे पता है लास्ट में क्या लिखा है, टीचर्स का रोल लिखा है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर्स का रोल क्या होगा उसके बारे में मेंशन है, ठीक है। हो जाएगा 5.4। अभी आ जाओ 5.5 में, लास्ट 5.5 में क्या मेंशन है, असिस्टेड परफॉर्मेंस, सुपरवाइज डिस्कशन, रेसिप्रोकल टीचिंग एज स्ट्रैटेजीज टू एनहांस मोटिवेशन एंड लर्निंग। 3 क्वेश्चन है, एक है असिस्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है, दूसरा है सुपरवाइज डिस्कशन क्या होता है, एंड तीसरा है रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है। सो पहले ना यहाँ पे क्वेश्चन में मोटिवेशन क्या है लिखना है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, फर्स्ट यूनिट में मोटिवेशन था, तो मोटिवेशन का इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन देंगे, लर्निंग का इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन देंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे मार्किंग है वो भी देख लेते हैं। मोटिवेशन इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एजुकेटर्स कैन टारगेट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग। मोटिवेशन के थ्रू हम एजुकेटर्स जो है मतलब टीचर्स जो हैं वो किसी भी पर्सन को मतलब पर्सन की जो लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये टारगेट पॉइंट है। मोटिवेशन इसलिए बोला गया है, मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट, एक्ट मतलब कोई भी एक्शन, एक्ट, एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग द कंडीशन ऑफ बीइंग मोटिवेटिंग। देखो मोटिवेशन को खुद ही मोटिवेशन चाहिए, मतलब एक पुश चाहिए, बोलते ना मुझे एक पुश चाहिए, ऐसा पुश जो कि मुझे आगे लेके जाए। तो ये मतलब हो गया, मुझे मोटिवेट होने के लिए भी मोटिवेशन का नीड है, ठीक है। मोटिवेशन कोई स्टिमुलस हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंसेंटिव मतलब रिवार्ड्स हो सकते हैं, कोई ड्राइव और गोल हो सकता है, समथिंग जो पर्सन को कोई काम करने के लिए बाउंड कर दे, कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बाउंड कर दे, तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो यहाँ पे आप ना मोटिवेशन एंड लर्निंग का भी क्या दे देंगे, इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन, इतना दे देंगे, स्पेशली इंट्रो एंड मीनिंग बस दे देना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, असिस्टेड परफॉर्मेंस है क्या, असिस्टेड परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस को गाइड करना। चलो तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखो जेडपीडी रिमेंबर है, बताओ जेडपीडी कंडीशन किस में पढ़ा था, कौन से थ्योरी में जेडपीडी पढ़ा था, एनीवन प्लीज, एनीवन, जेडपीडी किस कौन से थ्योरी में पढ़े हो, इन विच थ्योरी यू लर्न जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पैवलोव का, स्कीनर का, थॉर्नडाइक का या फिर लेव वाइगोट्स्की का, कौन से वाइगोट्स्की का, ओके उसी को मेंशन किया गया है, उसी जेडपीडी को मेंशन किया गया है पूरा कंसेप्ट, इसलिए बोला कि आप लोगों ने पढ़ा है इसको, मैंने खुद पढ़ाया है इसको, आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ से मार्क होगा, छोटा छोटा ही लिखना है, कोई वास्ट या बड़ा नहीं करना है, रिमेंबर करो। So, assisted performance defines what a child can do with the help, with the support of the environment or others or of the self। देखो, assisted performance अभी क्या बोला था मैंने कि किसी को गाइड करना होता है assisted performance। एक बच्चा कोई काम करना चाहता है बट किसी और के हेल्प से करेगा, that is called ZPD। So, it defines what a child can do with help, with the support of environment, of others and of the self। For Vygotsky का पूरा कंसेप्ट आएगा, contrast between
असिस्टेड परफॉर्मेंस एंड अनअसिस्टेड परफॉर्मेंस। असिस्टेड परफॉर्मेंस मतलब जिसमें आप किसी का हेल्प लेंगे कोई काम करने में, और अनअसिस्टेड परफॉर्मेंस मतलब जिसमें आपको किसी का हेल्प नहीं चाहिए। तो ये जो दोनों का कंपैरिजन समझ आए कि किसी के हेल्प से कोई काम करते हो, उसी पॉइंट को बोलते हैं, उस टाइप के लर्निंग को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। ठीक है, सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को आप यहाँ से समझना। लर्निंग विद इन द जेडपीडी, ये 4 स्टेजेस में होता है। अगर जेडपीडी में लर्निंग करना चाहते हो, किसी के हेल्प से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये 4 स्टेज में होता है। स्टेज 1 इज वेयर परफॉर्मेंस इज असिस्टेड बाय मोर कैपेबल अदर्स। ये समझो, मोर नॉलेजेबल, मेक मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये वर्ड भी पढ़ाया था। कोई एक नॉलेजेबल पर्सन है, सोच लो ए बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपीरियंस है, एंड बी उसका स्टूडेंट है, उसको कोई काम करना है तो ए का हेल्प लेना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ ए, बी ने अपना काम को पूरा किया, ठीक है, जो कि मोर कैपेबल है, तो वो बोला गया जेडपीडी। जेडपीडी में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ आउटसाइड रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टास्क। जो टास्क आपको करना है, ये उतना ही आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, आपको रेगुलेट करेगा, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, लर्नर कितना एक्टिव है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन द अर्ली स्टेजेस द लर्नर मे हैव ए लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, पहले पहले लर्नर कुछ समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, और एक्सपर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडलिंग या फिर डायरेक्शन के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू उनको इनिशिएट कर रहे हैं, जैसे लर्नर उनको देख के इमिटेट करे। सो ए कंप्लीटली बी को गाइड कर रहा है, बी उसके हेल्प से ही काम को पूरा कर रहा है, दिस इज द टास्क, ये टास्क कंप्लीट हो रहा है। एंड बी जब तक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे आएगा, ए का काम आधा हो जाएगा। मतलब मैं आपको हेल्प करती हूँ, जैसे ना कोई ऐसा टाइम आया कि टाइम नहीं हुआ पढ़ाने में, एंड आपने पूरा कंप्लीटली थ्योरी को पढ़ा, बस मुझसे गाइडेंस नीड किया कि क्या क्या लिख सकते हैं, तो मैंने अगर गाइड कर दिया, मतलब आपको सब कुछ पता है, बस गाइड चाहिए, तो वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही कम हो गया। टीचर का परफॉर्मेंस या मतलब जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसका परफॉर्मेंस कम हो गया। तो उस टाइप के पॉइंट तक हमें पहुँचना है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 इज वेयर द परफॉर्मेंस इज असिस्टेड बाय इटसेल्फ। देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैं कुछ परफॉर्मेंस कर रही हूँ एंड मुझे और किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद के ही हेल्प से करूँगी, मतलब खुद से ही कुछ चीज़ों को गाइड करके करूँगी। अच्छा, मुझे इस टाइप का सिचुएशन पहले भी मिला है, उससे एक्सपीरियंस लेके मैं खुद के टास्क को किसी के असिस्टेंट के बिना, किसी और के सेकंड पर्सन के असिस्टेंट के बिना परफॉर्म करूँगी। हाउएवर दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस इज फुल्ली डेवलप्ड और ऑटोमेटाइज्ड, मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा या खुद से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई एक पर्सन रहेगा जो आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका है, बट आपके काम में वो प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं है, आप खुद से ही काम को कर रहे हो, दैट इज द स्टेज 2। स्टेज 3 क्या बोलता है? स्टेज 3 इज वेयर परफॉर्मेंस इज डेवलप्ड एंड ऑटोमेटाइज्ड। यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस खुद से ही डेवलप्ड होगा, प्लस आपका ऑटोमेटिक वे से, मतलब आपके पास वैसा कोई काम आया, आपने उसके एक्सपीरियंस पहले से रखा हुआ है, कोई भी काम आए इजीली आप हैंडल कर सकते हो। जस्ट लाइक उसका एविडेंस ये है कि आप किसी हेल्प से कर रहे थे, किसी की हेल्प से कर रहे थे, बट धीरे धीरे आपको वो काम प्रैक्टिस हो गया, तो वो पर्सन का जो नीड था वो वैनिश्ड हो जाएगा। लर्नर खुद के अंदर ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कर सकेगा और टास्क को पूरा एग्जीक्यूट करेगा स्मूथली इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। नंबर 4 स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे फिर से आप डी ऑटोमेटाइजेशन में चले जाओगे, मतलब अगेन बैक करोगे, बैक थ्रू दी जेडपीडी आओगे, and the lifelong learning by an individual is made up of this same regulated ZPD sequence। और ऐसे ही आपको कोई अदर असिस्टेंस करेगा। देखो पहले कोई अदर असिस्टेंस किया, फिर मैंने खुद को असिस्टेंस किया, फिर अदर कोई आपको कवर अप कर रहा था, अभी खुद को ही आप कवर अप कर रहे हो और समझा रहे हो। तो इस पॉइंट तक हम अपने न्यू कैपेसिटीज़ को बिल्ड करते हैं। पहले स्टेज में कोई और पर्सन जो एक्सपर्टाइज्ड है वो हेल्प कर रहे थे, सेकेंड स्टेज में बच्चा खुद को पहले जो इंस्ट्रक्शन मिला था उसके बेसिस पे ही वो कर रहा है और खुद से कर पा रहा है, खुद को असिस्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट पे बच्चा ऑटोमेटिकली काम कर रहा है बिकॉज वो स्किलफुल हो चुका है उस काम में। लास्ट स्टेज में अगेन डी ऑटोमेटाइजेशन हो जाएगा, जिस स्टेज में बच्चा का न्यू कैपेसिटीज बिल्ड हो जाएगा कि वो कुछ नहीं जानता था, अभी सब कुछ जानता है उस टास्क के रिलेटेड। तो इस 4 स्टेज में आपका जेडपीडी परफॉर्मेंस होता है और कंप्लीट आपका पॉइंट हो जाता है। अभी लिखना है मॉडलिंग क्या है। मॉडलिंग लिखोगे, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट नहीं चाहिए, मॉडलिंग फीडबैक, लिंग्विस्टिक मीन्स ऑफ असिस्टेंस, इतना लिखना है।
इसमें आपका सुपरवाइज डिस्कशन इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा और 3 वर्ड्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो मॉडलिंग क्या होता है। मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग बिहेवियर फॉर इमिटेशन। देखो मॉडलिंग मतलब होता है ना, कोई एक पर्सन कोई एक टास्क को कर रहा है और उसे देख के आप कॉपी कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो उस पर्सन जैसा बनने का, मॉडल बनना है उसके लिए, ठीक है। तो मॉडल को देख के जो काम आपने सीखा और इमिटेट किया उसे बोलते हैं मॉडलिंग। ये पर्सन डूइंग द मॉडलिंग मस्ट बी एक्सपर्ट। जो पर्सन मॉडलिंग करता है वो एक्सपर्ट होता है। जैसे टीचर एज ए रोल मॉडल, तो टीचर अगर रोल मॉडल है तो वो एक्सपर्ट पर्सन है। इन ऑर्डर दैट द करेक्ट इमेज इज इंटरनलाइज, मतलब उसको मतलब बच्चे को सीखना है कि मॉडलिंग होता क्या है, उसके अंदर का पॉइंट जानना है, तो टीचर को पूरा एग्जैक्ट चीज़ आना चाहिए। टीचर अपने पॉइंट से मॉडलिंग से बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा, बच्चा उससे रीइंफोर्स होगा, बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा, बच्चा और ज़्यादा मॉडलिंग के पॉइंट्स को समझ के मॉडलिंग आउट करना स्टार्ट करेगा, मॉडलिंग के एक्टिविटीज़ को कैप्चर करके उसके सिंबल्स को फॉलो करके चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट नहीं चाहिए आपको, फीडबैक चाहिए। देखो जैसे खुद को ना रेगुलेट कर रहे हो, सेल्फ रेगुलेशन, तो सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद को चला रहे हो, खुद को रेगुलेट करो, तो इसके लिए भी फीडबैक चाहिए। फीडबैक मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन होता है खुद के इफेक्टिव वे से काम करने के लिए। फीडबैक कैन बी प्रोवाइडेड इन मेनी फॉर्म्स। कभी आप किसी पर्सन के बारे में कोई डाटा प्रोवाइड करो, कभी किसी का वीडियो प्रोवाइड करो, लाइव ऑब्जर्वेशन दे रहे हो, या लर्नर के परफॉर्मेंस को गुड बैड वेरी गुड एक्सीलेंट इस पॉइंट पे भी बोल सकते हो। फीडबैक आपको कोई भी सिस्टम में फिट होने के लिए रेडी करता है। फीडबैक आपके अंदर जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लिंग्विस्टिक मीन्स ऑफ असिस्टेंस। लिंग्विस्टिक मीन्स बोला गया है, लैंग्वेज का यूज़ होगा, लैंग्वेज का यूज़ करके हम गाइड करेंगे कोई भी पर्सन को। कैसे गाइड करोगे? इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन से, क्वेश्चनिंग से, या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से। मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आप कोई भी पॉइंट पे कैसे काम करते हो इंटेलिजेंस के साथ। आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज ही एक इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके थ्रू हम लोगों को गाइड कर सकते हैं बहुत ही क्विकली, कोई क्वेश्चन एराइज करके, कोई इंस्ट्रक्शंस दे के। ऐसा ज़्यादा मत लिखना, पॉइंट को छोटा छोटा करके लिखना। देखो इंस्ट्रक्शंस होता क्या है? इंस्ट्रक्शन कॉल्स फॉर ए स्पेसिफिक एक्शन। मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। जैसे मैंने बच्चों को बोला शट दैट डोर, तो ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, वो जाएगा और डोर बंद कर देगा। क्वेश्चनिंग, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आने चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग, कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग डजंट कॉल फॉर ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इन रिलेशन टू वन अनदर। यहाँ तक करना, मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कोई काम कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में आ जाएगा, उसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं चाहिए, उसके साथ जैसे जैसे काम करोगे उसके स्पेसिफिक जो भी पॉइंट्स हैं आपको चाहिए वो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये गया आपका असिस्टेड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुपरवाइज डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन तो एक एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है जो कि बच्चों के अंदर उसके मोटिवेशन को, उसके इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, फोस्टर करता है कि उसके हैबिट्स को बढ़ाता है। बिकॉज डिस्कशन जैसे ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन जैसे डिबेट या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें बच्चों को नंबर ऑफ स्किल्स डेवलप्ड होता है, बच्चों के एक्टिविटीज़ डेवलप्ड होते हैं, बच्चों के एबिलिटीज़ डेवलप्ड होते हैं, बच्चों के जो इश्यूज़ हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनके प्रूफ्स हैं, उनमें जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम इवेलुएट कर पाते हैं। इसे सुपरवाइज डिस्कशन बोला जाता है। बस ये चेक करना है कि उस डिस्कशन में बच्चा कोई नेगेटिव पॉइंट ना करे, हर एक चीज़ पॉजिटिव रहे, ठीक है। सो देखो डिस्कशन में ओनली हेडिंग पॉइंट्स याद रखना, बिकॉज इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट की तरफ है। कॉग्निटिव फैक्टर, तो पहला चीज़ ये है डिटरमाइन एंड कम्युनिकेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हो ना उससे बच्चों को क्या क्या मिलेगा उस ऑब्जेक्टिव को पहले डिसाइड कर लो, जो कि लेसन प्लान में ऑलरेडी करते हो। नेक्स्ट में क्या है देखो, प्लान स्ट्रैटेजी। जब बच्चों को कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हो तो प्लानिंग बनाओ कि किस स्ट्रैटेजी में, किस मॉडल के साथ, न्यूज़पेपर और टीवी और स्मार्ट बोर्ड या फिर कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ काम करें जो बच्चों का डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों के गोल भी फुलफिल हो जाए। छोटा छोटा पॉइंट दे रही हूँ, बस सुन के जाना इस क्वेश्चन को, ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे लर्निंग एंड मोटिवेशन का इंट्रो रहेगा, उसके बाद ये लिखोगे तो 2 पेज में बहुत हो जाएगा,
ठीक है, आपको 6 पेज नहीं बनाना है, बस 2 पेज में लिखना है। आस्क गुड क्वेश्चन, बच्चों को अगर बच्चों का डिस्कशन को प्रोवोक करना है ना, बढ़ाना है, तो हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर उसके पास हो। उस आंसर को पूछने के बाद, मतलब क्वेश्चन आंसर के बाद डीपर वे से एनालिसिस करना स्टार्ट करो, जहां पे और क्वेश्चन आप पूछेंगे डिटेल्ड वे से। डिटेल्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक का, कितना बच्चा जानता है, कितना उसका स्कीमा काम कर रहा है, कितना वो आंसर दे सकता है, कितना वो रिक्वायर करता है और आंसर को वो देखना है। आस्क गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप्स आपको लिखने हैं पूरे। नंबर 1, एक्सप्लोरेटोरी क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन से आपको लगे कुछ नया इन्वेंशन और जो फैक्ट्स है वो पता चले, नए फैक्ट्स, प्रो फैक्ट्स एंड बेसिक नॉलेज। चैलेंज क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिससे लगे ना इंटरोगेशन चल रहा है, हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। रिलेशनल क्वेश्चन, कोई एक आइडियाज, थीम्स और इश्यूज से जो रिलेटेड हो उसके अकॉर्डिंग। डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, प्रूफ मोटिव्स और कॉजेस। डायग्नोस्टिक का मतलब है प्रॉब्लम्स ढूंढना, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन देना, ये डायग्नोस्टिक होता है। एक्शन क्वेश्चन, जो आपको कंक्लूजन तक पहुंचाए या कोई एक्टिविटीज के एंडिंग तक पहुंचाए, उसके लिए एक्शन क्वेश्चन होता है। कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन, जहां पे हम कॉजल रिलेशनशिप, मतलब कॉज एंड उसका जो भी रिलेशनशिप है आइडियाज के साथ, एक्शन और इवेंट्स के साथ, उसको ढूंढते हैं। एक्सटेंशन क्वेश्चन, जहां पे हम अपना डिस्कशन को एक्सपांड कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जहां पे हम पोजेट चेंज इन द फैक्ट और इश्यूज, कोई भी इश्यूज को चेंज कर सकते हैं और फैक्ट को चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्वेश्चन, सीक टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। प्रायोरिटी मतलब जो इशू का, अरे मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारे प्रॉब्लम का है, तो तुम्हारे प्रॉब्लम का जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना। समरी क्वेश्चन, जस्ट लाइक एसे टाइप, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, जहाँ पे आप इलेबरेट वे से बता सकते हो। ठीक है, बस इतना देना और नहीं। प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मेंटेन फोकस, ये तो डायरेक्ट लाइन लिखना और मत लिखना। डिस्कशन में ना डायरेक्शन से गुम नहीं होना चाहिए, ना ही आप हट जाओगे अपने फोकस से, तो मेंटेन रखो। ब्रिंग क्लोजर, एंड करना है, एंडिंग तक पहुंचना है। ब्रिंग क्लोजर मतलब कंक्लूजन पॉइंट तक पहुंचो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जहां पे आपके सेंट्रल इश्यूज के जितने भी रिजल्ट्स है वो प्रूफ हो जाए। ठीक है, और नहीं चाहिए मुझे। और लास्ट आपका स्टार्ट हो रहा है रेसिप्रोकल टीचिंग, जो 166 पेज से है। तो आपको मैंने आंसर दिया है, वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्किंग हुआ है वो बहुत ही कम है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो इतना क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? जल्दी बताओ, रिप्लाई बैक करो। क्लियर हो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, बना के वही आपके बुक से ही लिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इजी इजी पॉइंट पे। ठीक है, इजी पॉइंट पे आपका मॉडिफाई किया गया है। लास्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग है। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग है। रेसिप्रोकल टीचिंग का इंट्रोडक्शन दोगे, ये डायग्राम देंगे सेकंड में। देन अंडरस्टैंड, मतलब ये कंसेप्ट है, क्या क्या चाहिए एक रेसिप्रोकल टीचिंग में। देखो, प्रेडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, समराइजिंग, क्लेरिफाइंग। एंड पता है ये एरो मार्क देखो, बोथ साइड वाला एरो मार्क है। ठीक है, सो प्रेडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, समराइजिंग, क्लैरिफाइंग अगेन रिपीट हो सकता है। अगर चाहो तो प्रेडिक्टिंग से क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, प्रेडिक्टिंग, ऐसा जा सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड करने के लिए रेसिप्रोकल टीचिंग में प्रेडिक्शन करेगा कौन? प्रेडिक्टर। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफायर। क्वेश्चनिंग करेगा क्वेश्चनर। एंड समराइजिंग करेगा समराइजर। हाउ रेसिप्रोकल टीचिंग ऑपरेट, कैसे चलता है रेसिप्रोकल टीचिंग, वही 4 पॉइंट को लेके एक्सप्लेन किया गया है, इतना। एंड बेनिफिट्स, कंक्लूजन। ठीक है, इतना करना है और 10 मिनट चाहिए, हो जाएगा। चलो रिलैक्स होके बैठो, क्योंकि ये पेपर आज एंड करना है मुझको। ठीक है, कल के क्लास में क्लासरूम मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। कल क्लास होने के बाद परसों का क्लास, अगर आप लोग मुझे बताना, बाद में पूछूंगी मैं उस चीज़ों को, बाद में देखते हैं। उसके बाद 9वीं 10वीं जो भी है उसमें आपका मॉर्निंग क्लास होगा, 8 बजे से स्टार्ट होगा, 8 to 9:30, 9:30 के अंदर कंप्लीट। उसके बाद आप शाम को जो भी घूमने जा सकते हो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग इज ए स्पेशल वे ऑफ लर्निंग टीचिंग। स्पेशल वे ऑफ लर्निंग टीचिंग, ये टीचर के लिए भी बेनिफिशियल है, स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। एंड दोनों यहाँ पे मिलके काम करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर वर्क टुगेदर। स्टूडेंट एंड टीचर वर्क टुगेदर, पॉइंट हाईलाइट करो।
इट्स लाइक ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन, ये एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन है। जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये हमारा रेसिप्रोकल टाइप है। यहाँ पे बोला जाता है रेसिप्रोकल का मतलब होता है एवरीवन लर्न्स, मतलब ऐसा फ्रेंडली कन्वर्सेशन, मैं आपसे कुछ सीखूंगी, आप मुझसे कुछ सीखेंगे। इन दिस अप्रोच स्टूडेंट टेक ऑन द रोल ऑफ द टीचर फॉर अ शॉर्ट वाइल। देखो, जब आप मेरे पॉइंट्स को फीडबैक देते हो ना, तो उस कुछ मिनट के लिए आप मेरे टीचर जैसा बिहेव करते हो। आफ्टर दैट अगेन आप मेरे स्टूडेंट बन गए, मैं आपकी टीचर बन गई, बट फॉर फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स आप वहाँ पे टीचर जैसा वर्क करेंगे, टीचर जैसा फीडबैक देंगे। दे लीड द क्लास इन डिस्कसिंग ए टेक्स्ट, आस्किंग क्वेश्चन, क्लैरिफाइंग थिंग्स, समराइजिंग। देखो, वो कैसे क्लास में डिस्कशन करते हैं? टेक्स्ट डिस्कस करना, क्वेश्चन पूछना, क्लैरिफाई करना चीज़ों को, एंड समराइज करना मतलब एलैबोरेट करना, एंड मेकिंग प्रेडिक्शन। रेसिप्रोकल टीचिंग इज ए पावरफुल टूल, ये एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट दे रीड, वो क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। चलो अभी थोड़ा सा ना जूम आउट करके देखते हैं कि क्या पॉइंट है। यहाँ पे 4 पार्ट आ रहा है। प्रेडिक्टिंग मतलब प्रेडिक्शन रहेगा, क्वेश्चनिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसी टास्क के रिलेटेड जिसके थ्रू हम एलैबोरेट कर सके। समराइजिंग, अभी इसको एलैबोरेट करना है, क्लासिफाइड करना है। क्लैरिफाइंग, सोल्यूशन देना है इफ एनी प्रॉब्लम। इसको आगे पीछे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये डायरेक्ट मतलब ये डायग्राम के बाद आप डायरेक्टली नेक्स्ट पेज। अंडरस्टैंड, अगर रेसिप्रोकल टीचिंग करना है तो आपको मैंने बोल दिया था कि चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर एक साथ कोई एक टेक्स्ट को पढ़ेंगे या बुक को पढ़ेंगे, कोई आर्टिकल और चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पता है रेसिप्रोकल टीचिंग में मेनली ये स्टूडेंट्स के साथ ही होता है, मतलब टीचर कम इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक साथ मिल के कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं, जैसे कि स्मॉल ग्रुप बना लिया, वर्किंग इन ए स्मॉल ग्रुप, आप जैसे करते हो पीयर लर्निंग करते हो, एक साथ मिल के बैठते हो। एंड टिपिकली विथ ए टीचर, देखो टीचर प्रेजेंट है और लीडर एक प्रेजेंट रहेगा, वो लीडर में भी आप में से कोई हो सकता है या फिर कोई एक बेसिक टीचर भी प्रेजेंट रह सकते हैं। और हम लोग कैसे करेंगे, जैसे राउंड टेबल में करेंगे, सर्कल में बैठ के। जैसे सोचो हमारे ग्रुप में अभी मुझे इंक्लूड करके 7 पर्सन इन्वॉल्व है, 6 मेरे स्टूडेंट्स हैं और एक हो गए टीचर, ठीक है। टीचर गाइड करेंगे, लीड करेंगे और बाकी सब उनके अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे, वर्क करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वाइटल रोल्स। सो यहाँ पे पता है एक स्टूडेंट का रोल क्या क्या हो सकता है ना, 4 टाइप के रोल्स हो सकते हैं। वो प्रेडिक्टर हो सकता है, क्लैरिफायर हो सकता है, क्वेश्चनर हो सकता है, समराइजर हो सकता है। प्रेडिक्टर क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट क्या होगा, एक सिचुएशन दिया गया उसके नेक्स्ट में उसका क्या होगा। दिस रोल एनकरेज द ग्रुप टू मेक एजुकेटेड गेसेस अबाउट द टेक्स्ट अनफोल्डिंग इवेंट, मतलब हमें नहीं पता है कि उस इवेंट का रिजल्ट क्या होगा, बट उस इवेंट को देख के या टास्क को देख के हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। क्लैरिफायर टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन इसको मतलब चैलेंजिंग वर्क देख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स वर्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्लैरिफायर क्या करता है, जितना पॉसिबल है उतना पॉसिबल वे में चीज़ों को क्लैरिफाई करता है। क्वेश्चनियर क्या है, जो क्वेश्चन अराइज करेगा अबाउट द टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट है, काम है, उसके अकॉर्डिंग करेगा, ये क्यों हुआ, व्हाट इज द मेन पर्पस, व्हाट इज द फंक्शन, मैकेनिज्म क्या है, जो डाउट्स उसके माइंड में आ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए, अनक्लियर जो भी पॉइंट्स है उसको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट समराइजर, समराइजर क्या है, द समराइजर इज टास्क्ड विथ प्रेजेंटिंग ए कॉन्साइज समरी ऑफ द टेक्स्ट। जो मैंने टेक्स्ट अभी समझा उसमें 3% तो प्रेडिक्टर, क्वेश्चनर एंड क्लैरिफायर तो थे, सबसे जो मुझे आंसर मिला उस आंसर को समराइजर क्या करेगा, डिटेल्ड में लिखेगा या डिटेल्ड में मेन पॉइंट्स को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा रीडिंग के टाइम पे या फिर कोई टास्क के टाइम पे, दैट इज द समराइजर। चलो हाउ रेसिप्रोकल टीचिंग ऑपरेट्स, कैसे होते हैं ऑपरेट, लीडर्स रोल, यहाँ पे लीडर का काम क्या है, देखो द टीचर और ग्रुप लीडर, यहाँ पे टीचर हो सकते हैं या फिर ग्रुप में कोई एक मेंबर जो स्टूडेंट ही है वो भी लीडर बन सकता है। बाय रीडिंग द टेक्स्ट विद द ग्रुप, ग्रुप के साथ एक शॉर्ट पोएम और प्रोज कुछ को रीड आउट कर रहा है। दिस कलेक्टिव रीडिंग सेशन सर्व टू एंश्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, ये मगर देखना पड़ेगा तुम लोग सेम पेज में ही रहोगे। बच्चों को बताया गया ABCD 4 बच्चे और उनको बोला गया तुम लोग सेम पेज में ही रीड आउट करोगे, टेक्स्ट को पढ़ोगे एक ही साथ। नंबर 2 क्या बोलता है, प्रेडिक्टिंग करेगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो उसका रोल क्या है, प्रेडिक्टर वाला रोल है, ठीक है। जैसे सोच लो ABCD 4 पर्सन है, ये लीडर है,
जो एक साथ मिलके सेम पेज को पढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या है, और एक क्या है, वो प्रेडिक्टर भी है। वो ग्रुप को क्या कर रहा है कि ग्रुप में हर एक पर्सन को इन्वॉल्व होना है, इसके लिए बोल रहा है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या हो सकता है प्रेडिक्शन कर रहा है। क्लैरिफाइंग, नेक्स्ट जो स्टूडेंट है मतलब बी क्या करेगा, क्लैरिफाइंग करना स्टार्ट करेगा, डाउट्स को क्लैरिफाई करेगा, कंफ्यूजिंग जो सेक्शन है टेक्स्ट के उसको क्लैरिफाई करेगा, या वर्ड्स को चैलेंज करके डिफिकल्ट लेवल्स को बताएगा, एक्सप्लेनेशन देगा। सी कौन है, क्वेश्चनर है, वो क्वेश्चन पूछेगा, उस टेक्स्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा बहुत सारा, ठीक है। क्वेश्चनिंग, द सब्सिक्वेंट स्टूडेंट टेक्स ऑन द रोल ऑफ द क्वेश्चनर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेक्स्ट। समझ आया, क्लैरिफिकेशन जिसका नहीं मिला था, डाउट था, उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो उसमें क्या होता है ना, सारे बच्चे क्वेश्चनर बनना चाहते हैं, मुझे डाउट है, मुझे डाउट है, तो उसको बताते हैं। लास्ट रोल ए बी सी डी का है समराइजर। तो फाइनल स्टूडेंट क्या करेगा, अज्यूम करेगा रोल ऑफ द समराइजर है वो, एंड जो भी आइडियाज वो उसने समझा है, उस टेक्स्ट से लिया है, उसको वो ब्रीफ समरी में बताएगा, ठीक है। अभी देखो ये चीज क्या बोला गया, हर एक डायग्राम के नीचे एक मेंशन था एरो मार्क, यहाँ पे है रोल एक्सचेंज। ये एरो मार्क का मतलब होता है रोल एक्सचेंज। मैं चाहूँ ए हूँ, बट ए कौन था, जो प्रेडिक्टर है, वो प्रेडिक्टर का भी रोल प्ले कर सकता है, या फिर वो समराइजर का भी रोल प्ले कर सकता है, या फिर वो क्वेश्चनर का भी रोल प्ले कर सकता है, या क्लैरिफायर का भी रोल प्ले कर सकता है। इसको बोलते हैं रोल रोटेशन, ठीक है। रोल रोटेशन, हर एक पर्सन को हर एक टाइप का रोल मिलना चाहिए। 7 में क्या है, डिस्कशन। द ग्रुप एंगेजेस इन अ डिस्कशन अबाउट द नेक्स्ट। ग्रुप मिलके क्या कर रहे हैं, उस टेक्स्ट से ये समझे कि क्या क्या लेना है, उसके बेसिस पर डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर के डीप नॉलेज को निकालेंगे, और डिस्टिंक्ट रोल के साथ 4 डिस्टिंक्ट रोल के थ्रू वो एक्सप्लेन करेंगे। एवरी वन पर्सन का यहाँ पे क्या रहेगा, पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड एफर्ट रहेगा। देखो अब क्या है पता है, ए बी सी डी हर एक पर्सन खुद से ही सीख रहा है, अपने आप से सीख रहा है, फिर उसको एक्सचेंज भी कर रहा है। मतलब ए बी से भी सीख रहा है, बी सी से सीख रहा है, सी डी से सीख रहा है, डी ए से सीख रहा है, ए डी से सीख रहा है, सी से सीख रहा है, बी से सीख रहा है। मतलब रोल एक्सचेंज करते हुए हर एक पर्सन एक दूसरे से सीख रहे हैं। इससे डिस्कशन को गाइड भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, और एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग भी होगा। टीचर का काम क्या है, गाइड करना पूरे प्रोसेस को, जहाँ पे झगड़ा ना लग जाए। बेनिफिट्स क्या लेने हैं, बेनिफिट्स ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग, इम्प्रूव कंप्रीहेंशन, इट एनहांसेस स्टूडेंट्स एबिलिटी, ये बच्चों के एबिलिटी को इंक्रीज करता है, ताकि कोई भी चीज़ों को आप कंप्रीहेंड मतलब ट्रांसलेट कर सके। एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो 4 पर्सन है, 4 रोल प्ले करेंगे, उसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सके। नेक्स्ट नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। रेसिप्रोकल टीचिंग बोलता है कि एक दूसरे का रोल एक्सचेंज करके हम क्रिटिकली एक चीज़ों को सोच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं हर एक पार्ट को। एंगेजमेंट, हर एक बच्चा हर एक काम में इन्वॉल्व रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा क्लास में, अज्यूमिंग द रोल ऑफ ए टीचर। देखो जो प्रेडिक्टर है या समराइजर है वो एग्जैक्टली टीचर का ही रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बस टीचर बोल रहे, बाकी सब सुन रहे हैं। बट अगर आप ही लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो ऑब्वियस है कुछ मोमेंट के लिए आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ पीरियड के लिए, तो आपको पता रहेगा कि टीचर का एंगेजमेंट कितना है, स्टूडेंट्स भी कितना वर्क करें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ये डिस्कशन है, तो डिस्कशन में विदाउट कम्युनिकेशन ये पॉसिबल नहीं है, तो इससे लोगों को या बच्चों को सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल दोनों डेवलप होंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बूस्ट होगा, इट बूस्ट स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रोल चेंज करके एक रोल मॉडल बनने का कैपेसिटी भी मिलेगा, एबिलिटीज डेवलप होगा। चलो अब कंक्लूजन देते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू लर्न एंड टीच। ये लर्निंग एंड टीचिंग में सबसे इफेक्टिव एंड सिंपल है। इट ब्रिंग्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुगेदर। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। बाय टेकिंग ऑन डिफरेंट रोल्स, बिकॉज यहाँ पे 4 टाइप के रोल्स हैं और डिफरेंट वे से स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करके प्ले करते हैं। दिस अप्रोच नॉट ओनली इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल को नहीं बढ़ाता, बाकी आपके क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस सबको डेवलप करता है। रेसिप्रोकल टीचिंग इज वैल्यूएबल टूल इन एजुकेशन, ज़्यादा यूज होता है, मेकिंग लर्निंग ए मोर एंगेजिंग एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस। मतलब देखो कभी भी आप इनएक्टिव फील नहीं करोगे, बिकॉज हर एक पर्सन प्रेडिक्टर, क्लैरिफायर, क्वेश्चन या समराइजर का रोल प्ले कर सकता है, कभी भी उसको रोल चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए सारे पर्सन्स को एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, लर्निंग को एंजॉय करना पड़ेगा।
सो इतना हुआ आपका 5th यूनिट पूरा कंप्लीट, लर्निंग टीचिंग पेपर कंप्लीट। होप है कि समझ आया हो। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.